हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। मैं शरद यादव एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्लैंस एकेडमी पर। आज की क्लास में आप लोग मेरे साथ डिस्कशन करेंगे विजन आईएएस की टेस्ट सीरीज जो कंप्लीटली तैयार की गई है यूपीएससी 2024 के लिए। और इसमें हम लोगों ने लगभग 10 टेस्ट कर लिए थे सब्जेक्ट वाइज, जिसमें हमने ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, हिस्ट्री, साइंस इसको कवर किया था। और पिछले 2 लेक्चर से हम लोगों ने फुल टेस्ट को शुरू किया है, जिसमें टेस्ट नंबर 24 और टेस्ट नंबर 25 ये 2 पेपर आपके फुल टेस्ट थे। और उसी कड़ी में आज हम लोग 26 नंबर टेस्ट को कर रहे हैं, जो कि क्या है, एक फुल टेस्ट के रूप में, जहां पे सारे सब्जेक्ट्स और करंट अफेयर्स भी इंक्लूड होते हैं। जिसमें कौन कौन से सब्जेक्ट्स इंक्लूड होंगे तो आप यहां पर देख सकते हो। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटिकल सिस्टम, गवर्नेंस, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमी, इकोलॉजी, एनवायरनमेंट, जनरल साइंस एंड करंट अफेयर्स। तो ये सारे टेस्ट पेपर आपको जो है कि यहाँ पर इसमें क्वेश्चन मिल जाएंगे। और ये कंप्लीटली हिंदी मीडियम के लिए मैं अपने प्लेटफॉर्म पर चला रहा हूँ, जिसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। या फिर अगर वहां से ओपन नहीं होता है तो आप अपने टेलीग्राम चैनल पे सर्च कर सकते हैं ग्लैंस एकेडमी ऑफिशियल करके, वहां पर मिल जाएंगे। और वहां मैंने लगभग 13 से 14 टेस्ट पेपर पोस्ट किए हैं, आप वहां जाके फाइल सेक्शन में ढूंढ सकते हैं। और इसी तरीके से पीटी 365 और करंट अफेयर्स की क्लासेस भी मैंने आप लोगों को कराई थी, आप उसे भी वॉच आउट कर सकते हो। और अभी एक आध हफ्ते के बाद ये जनवरी से मई तक का पूरा करंट अफेयर्स वैल्यू एडिशन आने वाला है विजन आईएएस का, जिसको मैं यहाँ पर कराऊंगा और पूरी तरीके से फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। इसका पूरा क्रेडिट हमारे विजन आईएएस इंस्टीट्यूट को जाता है। और इसके साथ अगर आप लोग यूपी पीसीएस और आरओ की तैयारी कर रहे हैं जो 2024 में होने वाले हैं, तो उसके लिए मैंने अभी कल से एक नया बैच शुरू किया है। पूरी तरीके से फ्री है, बस उसमें टारगेट दिए जाते हैं आपको डेली, ताकि आप उन टारगेट्स को पूरा करके अपने एग्जाम की एक्यूरेसी को और अपने सिक्योरिटी को ज्यादा कंफर्म कर सके। तो इन सभी चीजों के लिए आप हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हो। और चलते हैं, शुरू करते हैं आज का अपना पहला प्रश्न। जैसा कि पहला प्रश्न आपका दिखा रहा है, वर्ल्ड बैंक से संबंधित है। वर्ल्ड बैंक सुशासन की अवधारणा अपनाने वाले आरंभिक वैश्विक संगठनों में से एक था। यानी जो गवर्नेंस का कॉन्सेप्ट था, वर्ल्ड बैंक ने सबसे पहले अपनाया था, या यूं कहे कि स्टार्टिंग में इसने अपनाए थे। और निम्नलिखित में से कौन सा सुशासन के 8 सिद्धांतों के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। जैसे गवर्नेंस के 8 सिद्धांत हैं, तो सबसे पहले आपको वो 8 सिद्धांत पता होने चाहिए, फिर उसके बाद हम देखेंगे कौन कौन से इसके अंतर्गत आते हैं। जैसे अगर मैं पहले सिद्धांत की बात करूं तो एक होता है आपका भागीदारी। दूसरे की बात करूं तो विधि का शासन होना चाहिए, यानी कि रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, विधि का शासन होना चाहिए। और तीसरे की बात करें तो पारदर्शिता, अर्थात कि ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए किसी भी प्रशासन में। 4th नंबर पे आप देखोगे अनुक्रियाशीलता, क्योंकि जब आप एक ब्यूरोक्रेट्स बनते हो तो आपको भी ये सारे के सारे प्रशासन के सिद्धांतों की ट्रेनिंग कराई जाती है। 5 नंबर पे होता है आम सहमति उन्मुख, अर्थात कि हमेशा अपने पॉइंट को न रखो, हमेशा अपने पॉइंट के साथ आम सहमति बनाने का प्रयास करना चाहिए। 6 नंबर पे आप देखोगे समानता एवं समावेशिता आता है। क्या होता है? समानता एवं समावेशिता होता है। 7th नंबर पर प्रभावकारिता एवं दक्षता, अर्थात कि जो भी आप काम करें उसमें कम से कम दक्षता होनी चाहिए, एफिशिएंसी होनी चाहिए। और जो 8 नंबर पे आता है आखिरी, वो होता है आपकी अकाउंटेबिलिटी, अर्थात की जवाबदेही। जो भी आप काम कर रहे हो उसके प्रति आपकी जवाबदेही होनी चाहिए। तो ये 8 प्रकार के आपके प्रशासन के सिद्धांत हैं। अब इसमें आपसे यही पूछ रहा है कि कौन कौन से ऑप्शन इसके अंतर्गत है। तो यहाँ पर जो 8 मैंने पढ़े हैं उसमें आप देखोगे आम सहमति उन्मुख भी मुझे मिल गया और पारदर्शिता भी मिल गया, ये 2 मिल गए, जबकि ये दोनों नहीं है, क्योंकि बाकी जो 6 बचे वो ये आपके सामने मैंने लिख दिया है। तो इस आधार पे आप देखोगे कि पहले का केवल बी ऑप्शन हो जाएगा कि हमें पारदर्शिता और आम सहमति ही इसमें मिलते हैं, जबकि टोटल जो 8 सिद्धांत है वो भी मैंने आपको बता दिया है। आगे चलते हैं, अगले प्रश्न पे 2nd नंबर है। यहाँ पे कुछ बांध दिए हुए हैं और देश दिए हुए हैं। हालांकि ये सारी चीजें मैंने ऑलरेडी आपको कराई है, किसमें, जो वर्ल्ड मैपिंग मैंने एटलस की कराई थी, उसमें जो है कि एटलस की वर्ल्ड मैपिंग में मैंने कराया था। आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो, बहुत ही बेहतर तरीके से कराया था, काफी लोगों ने उसे सपोर्ट भी किया, बहुत अच्छे से उसको चीजों को समझाया गया है, तो वो आपको हेल्पफुल रहेगी। अब यहाँ पर आपसे मिलान करने के लिए कह रहा है, जैसे करीबा बांध की बात करें तो ये रूस में नहीं है दोस्तों, बल्कि ये मिस्र में है। किसमें है? मिस्र में नहीं है, मतलब अफ्रीका कॉन्टिनेंट में तो है ही है। करीबा की बात करें तो ये आपका जाम्बिया और जिम्बाब्वे की सीमा पर स्थित है, अर्थात ये जाम्बेजी नदी पर स्थित है। किस पर है ये? जाम्बेजी नदी। तो ये रूस में तो है नहीं, अफ्रीका के 2 कॉन्टिनेंट, मतलब 2 कंट्री है, जाम्बिया और जिम्बाब्वे। जब आप अफ्रीका महाद्वीप में नीचे की ओर जाओगे मकर रेखा के पास, तो वहां पे ये देश देखने को मिलते हैं, वहीं पर करीबा बांध देखने को मिलता है। पहला गलत हो गया। आसवान बांध की बात करेंगे तो ये मिस्र में है, नील नदी पर स्थित है। और तारबेला की बात करेंगे तो ये पाकिस्तान में बांध है। तारबेला कहां पर है? पाकिस्तान में। असल में यह जो है कि सिंधु नदी पर निर्मित ये बांध है। अगर इससे पहले आपने नहीं सुना है तो इसको आज याद रख लेना कि पाकिस्तान में सिंधु नदी पर तारबेला एक बांध है।
तो इस आधार पे आप कह सकते हो कि केवल 2 युग्म सही सुमेलित है, पहला वाला गलत है और वो कहाँ पे, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, क्वेश्चन नंबर 3 है, 73वें संवैधानिक संशोधन 1992 के स्वैच्छिक प्रावधान कौन कौन से हैं, और इसमें यहाँ पर आपसे कूट का मिलान करने के लिए कहा जा रहा है। तो इसमें आप देखोगे कि ग्राम, मध्यवर्ती और जिला स्तर पे पंचायतों की स्थापना करना, ग्राम स्तर को मतलब ग्राम सभा को ग्राम स्तर पर शक्तियां और कार्य प्रदान करना, ग्राम पंचायत के अध्यक्ष के निर्वाचन की पद्धति का निर्धारण करना, किसी भी स्तर पर पंचायतों में पिछड़े वर्गों के लिए सीटों अर्थात सदस्यों और अध्यक्षों दोनों का आरक्षण प्रदान करना, मध्यवर्ती पंचायतों के अध्यक्षों को जिला पंचायतों के प्रतिनिधित्व प्रदान करना। अब यहाँ पर प्रश्न देखना, असल में आप कहोगे सर ये पांचों ही पॉइंट हमारे सही हैं, लेकिन मैं कहता हूं कि इसमें केवल 4 पॉइंट सही, एक गलत है। कैसे? प्रश्न को फिर से पढ़ो, क्योंकि यूपीएससी क्या करता है, इन छोटे छोटे शब्दों के माध्यम से आपसे प्रश्न गलत कराता है और आप जल्दीबाजी में इन चीजों को नहीं समझते हो। पूछा जा रहा है 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1992 के जो स्वैच्छिक प्रावधान है, स्वैच्छिक प्रावधान का मतलब है कि जो बाध्यकारी नहीं है, अर्थात संविधान में उसका कोई वर्णन नहीं किया है कि प्रत्येक राज्य को इस प्रकार के कार्यों को करना जरूरी है। लेकिन आप देखोगे कि 73वें संवैधानिक संशोधन 1992 में यह बाध्यकारी किया गया है कि ग्राम स्तर, मध्यवर्ती स्तर और जिला स्तर पर पंचायतों की स्थापना होनी चाहिए। अपवाद के रूप में यह कहा गया है कि जिन राज्यों में अगर 20 लाख से कम जनसंख्या है तो वहां पर केवल आप ग्राम स्तर और जिला स्तर पे कर सकते हो, मध्यवर्ती स्तर पे नहीं। ऐसा इसलिए क्योंकि 1986 में जो एल एम सिंघवी साहब की समिति थी, लक्ष्मीमल सिंघवी साहब की, इस समिति के द्वारा इसको संवैधानिक दर्जा दे दिया गया है। तो यहाँ पर पहला जो पॉइंट है ये ऐच्छिक नहीं है, अर्थात कि स्वैच्छिक नहीं है कि कोई राज्य करेगा कोई राज्य नहीं, ये सभी के लिए बाध्यकारी है, आपको तीनों स्तर पे या 2 स्तर पे करना ही करना है। तो इसे तो काट दो। ग्राम सभा को ग्राम स्तर पे शक्तियां और कार्य प्रदान करना, ये प्रत्येक राज्य का अपना अपना कर्तव्य है। प्रत्येक राज्य में अलग अलग जो है कि शक्तियां दी जाती हैं। जैसे जनरली ये माना जाता है कि इसको 28 शक्तियां दी गई हैं, लेकिन कौन कौन सी शक्तियां दी जाएगी प्रत्येक राज्य पे निर्भर करेगा। तो ये स्वैच्छिक हो गया। ग्राम पंचायत के अध्यक्ष की निर्वाचन पद्धति क्या होगी, ये भी स्वैच्छिक हो गया। किसी भी स्तर पर पंचायतों के पिछड़े वर्गों के लिए सीटें आरक्षित करना, जैसे कि हमने पढ़ा है कि उसमें जनसंख्या के आधार पर दी जाती है, लेकिन कितनी दी जाएगी कितनी नहीं, ये चीज हो सकती है। मध्यवर्ती पंचायतों के अध्यक्षों को जिला पंचायतों में प्रतिनिधित्व प्रदान करना। तो 2, 3, 4, 5 ये आपके 4 ऑप्शन हैं, जिसको मैं बी ऑप्शन में देखूंगा कि 2, 3, 4, 5 ये आपके एक स्वैच्छिक प्रावधान है, बाध्यकारी प्रावधान नहीं है। अगला प्रश्न है संसदीय विशेषाधिकारों के संदर्भ में। हमारे संसद में 2 प्रकार के जो एक विशेषाधिकारों की बात है, एक संसदीय विशेषाधिकार और एक होता है व्यक्तिगत विशेषाधिकार। व्यक्तिगत में क्या होता है, जो सांसद होते हैं उनके पास कुछ ऐसे अधिकार होते हैं जो आम पब्लिक के पास नहीं होते हैं। लेकिन संसदीय विशेषाधिकार में ऐसे अधिकारों की बात की जाती है जो सभी सांसदों के पास होते हैं सामूहिक रूप से। अगर एक भी सांसद उसका उल्लंघन करता है तो इसका मतलब उसने संसद की गरिमा का उल्लंघन किया है। इसलिए इन सारी चीजों पर बात की जा रही है। यहां पर पूछा जा रहा है आपसे कि मूल रूप से संविधान में स्पष्टता 2 विशेषाधिकारों अर्थात संसद में अभिभाषण की स्वतंत्रता और इसकी कार्यवाही के प्रकाशन के अधिकार का उल्लेख किया गया है। बिल्कुल सही बात है कि अगर कोई सांसद किसी प्रकार का अभिभाषण देता है, किसी प्रकार का वचन देता है या कुछ भी बोलता है संसद के अंदर, तो वो न्यायालय में जो है कि उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी। और अगर वो कोई भी पब्लिश करता है या किसी चीज का प्रकाशन ना करे तो इसके लिए भी वो बाध्यकारी नहीं है। दूसरा है संसद का हिस्सा होने के बावजूद राष्ट्रपति को संसदीय विशेषाधिकार प्राप्त नहीं है। बिल्कुल सही बात है। संसदीय राष्ट्रपति का जो विशेषाधिकार है वो क्यों नहीं, क्योंकि असल में राष्ट्रपति देखिए संसद का तो मतलब सदस्य माना जाता है, क्योंकि जब संसद का निर्माण होता है लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति को मिला के, लेकिन फिर भी इसके पास यह विशेषाधिकार नहीं होते हैं। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट सही है, इसलिए सी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लग रही होगी और आपको समझाने का जो तरीका है वो आपको पसंद आ रहा होगा, जिससे आपके जो बेसिक कॉन्सेप्ट में गलतियां होती हैं वो चीजें यहाँ पे क्लियर हो पाएंगी। तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पे पहली बार हो तो फॉलो कर लेना। आगे देखते हैं, यहाँ पे अगले प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पर अगला प्रश्न आपका करंट अफेयर से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा नेमाटोसिस्ट यानी कि नेमाटोसिस्ट शब्द को सर्वप्रथम वर्णन या सर्वश्रेष्ठ वर्णन करता है? तो यह शिकार को पकड़ने और स्वयं के बचाव के लिए निडारियन द्वारा उपयोग की जाने वाली एक विशेषता है। तो यह बात सही है एक तरीके से कि जो शिकार वगैरह पकड़ते हैं और उसमें जो है कि अपना बचाव भी इसमें शामिल होता है, तो इससे सामान्यतः निडारियन जीवों में विद्यमान जो नुकीले अंग होते हैं ना, दांत वगैरह, उनके लिए, जैसे जेलीफिश हो गया, समुद्री एनिमोन हो गया, इन सभी को इसमें शामिल किया जाता है। ठीक है। निडारियन क्या होता है, सिलेंट्रेटा संघ का एक सदस्य होता है, स्पेशली माना जाता है अपने बचाव के लिए। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सी नदी सबसे अधिक देशों से होकर प्रवाहित होती है और उनकी सीमा बनाती है? बहुत अच्छा प्रश्न है। ये मैंने वर्ल्ड ज्योग्राफी जब एटलस मैपिंग कराया था तो वहां पे मैंने बताया भी था कि डेन्यूब नदी है,
कौन सी? डेन्यूब नदी। स्पेशली ये यूरोप की तो दूसरी सबसे लंबी नदी है और जो लगभग 10 देशों से होकर प्रवाहित होती है। जैसे ये जर्मनी से यात्रा शुरू करती है अपनी, अर्थात जर्मनी में इसका उद्गम होता है, जो ब्लैक फॉरेस्ट होता है माउंटेन या वॉजेस पर्वत, वहां से ये अपनी यात्रा शुरू करती है। फिर ऑस्ट्रिया में जाती है, ऑस्ट्रिया के बाद जो है कि स्लोवाकिया, हंगरी, क्रोएशिया, सर्बिया, बुल्गारिया, इस तरीके से यूक्रेन तक आने के बाद ये डेल्टा जो डेन्यूब डेल्टा यूक्रेन में स्थित है और यूनेस्को का एक विश्व धरोहर भी है, तो यूक्रेन के पास आके जो है कि नीचे सागर में गिर जाती है। तो इस तरीके से ये भी चीजें मैंने आपको बताई थी, तो बी ऑप्शन हो जाएगा डेन्यूब। अगला प्रश्न है, मुद्रास्फीति से संबंधित सूद लेजर कास्ट क्या है? मुद्रास्फीति से संबंधित जो सूद लेजर है इसके बारे में बात की जा रही है। असल में यह उच्च मुद्रास्फीति के दौरान लोगों द्वारा अपने पास रखी नकदी को कम करने के लिए वहन की गई लागत होती है। यानी जब उच्च मुद्रास्फीति हो जाती है, अर्थात आपको कोई भी सामान बहुत अधिक रुपए में मिलने लगता है, जो सामान आपको इजीली 10 रुपए में मिल जाता था उसके लिए अब आपको 200, 150, 250 रुपए खर्च करने पड़ रहे हैं, और उसको खर्च करने के लिए भी, यानी उसको कम करने के लिए भी जो आप लागत वहन कर रहे होते उसको ही कहा जाता है सूद लेजर कास्ट कहा जाता है। असल में इसमें देखा था कि मुद्रा की जो परचेसिंग पावर होती है ना वो कम हो जाती है, अर्थात आपको 1 किलो प्याज भी अगर खरीदनी होती है जो 10 रुपए में खरीद सकते थे, अब उसे आपको 2-2.5 रुपए में खरीदना पड़ता है। आपकी मनी की वैल्यू कम हो चुकी है। यहाँ पे अगला प्रश्न देखते हैं अब हम लोग। यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय बीज सहकारी समिति लिमिटेड यानी कि BBSSL के संदर्भ में बात करें तो BBSSL अर्थात भारतीय बीज सहकारी समिति लिमिटेड एक ही ब्रांड के तहत गुणवत्तापूर्ण बीजों का उत्पादन भी करेगी, खरीद भी करेगी और वितरण भी करेगी। यह बात सही है बिल्कुल कि एक ही ब्रांड के तहत करेगी। दूसरा, इसे कृषि मंत्रालय द्वारा बहुराज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम 2002 के तहत स्थापित किया गया है, तो यह बात गलत है। दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। असल में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा जनवरी 2023 में इसके गठन को मंजूरी दी गई है, और यहां पर अगर आप देखोगे कि बस इस स्टेटमेंट में क्या गलती है कि बहुराज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम 2002 के तहत अभी 2023 में इसका गठन तो किया गया है, लेकिन यहाँ पे कृषि मंत्रालय नहीं है दोस्तों, यहाँ पर है अमित शाह जी का मंत्रालय जिसका नाम है सहकारिता मंत्रालय। सहकारिता मंत्रालय उन्हीं के पास तो है, तो सहकारिता मंत्रालय के तहत ये बात होती तो सही हो जाता। हालांकि पहला स्टेटमेंट सही है इसलिए केवल एक सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पे 9 नंबर पे, भारत के राष्ट्रपति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और हम विचार करना शुरू कर देते हैं, हमारी तो आदत है हर चीज पे विचार करना। क्या बात इसमें निकलेगी कि भारत के राष्ट्रपति का पद स्वतंत्रता के बाद 1947 में सृजित किया गया था। आगे देखते हैं, संसद के प्रत्येक सदस्य के मत का मूल्य समान होता है जबकि प्रत्येक विधानसभा के सदस्यों के मत का मूल्य अलग अलग होता है। राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ने वाले प्रत्येक उम्मीदवार को 50,000 रुपए की जमानत राशि जमा करनी होती है, और राष्ट्रपति के निर्वाचन के संदर्भ में चुनावी विवाद की सुनवाई करने के अधिकार भारत निर्वाचन आयोग को प्रदान किया गया है। अब यहाँ पर देखिए पूछा जा रहा है उपयुक्त कथन में से कौन सा सही नहीं है, तो चारों स्टेटमेंट से कौन कौन से स्टेटमेंट आपके गलत है ये आपको बताना है। जैसा कि पहला ही अगर हम देखें कि भारत के राष्ट्रपति का पद स्वतंत्रता के बाद 1947 में सृजित नहीं हुआ था, बल्कि 26 जनवरी 1950 को हुआ था, और उस समय पहले राष्ट्रपति बने थे हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। क्लियर हो गई बात। तो उस समय जैसे ही राष्ट्रपति पद का सृजन हुआ उसी समय भारत को गणतंत्र का दर्जा दिया गया। गणतंत्र का मतलब होता है कि जो देश का प्रमुख व्यक्ति होता है, सर्वोच्च प्रथम व्यक्ति, उसका निर्वाचन जनता के द्वारा किया था, चाहे वो प्रत्यक्ष रूप से या फिर अप्रत्यक्ष रूप से। वो किसी वंशानुगत या राजा का बेटा नहीं हो सकता। और अगर ये पद्धति 1947 में दिखती तो हम मान लेते, लेकिन ये पद्धति तो हमें संविधान निर्माण होने के बाद, संविधान निर्माण तो 26 नवंबर 1949 को हुआ, उसे लागू किया गया 26 जनवरी 1950, और उसी समय राष्ट्रपति पद का सृजन किया गया। तो पहला स्टेटमेंट तो गलत हो गया। सेकंड स्टेटमेंट को अगर आप देखोगे तो संसद के प्रत्येक सदस्य का मत का मूल्य जो है कि समान होता है जबकि प्रत्येक विधानसभा के सदस्यों का मत मूल्य अलग अलग होता है। यह बात बिल्कुल सही है, क्योंकि प्रत्येक विधानसभा में जो होती है सीटें अलग अलग होती हैं। जैसे यूपी में 400 प्लस जो है कि सीटें हैं, वहीं बिहार में 248 के आसपास है, पंजाब में अलग है। तो हर एक राज्य की विधानसभा सीट अलग अलग होती है, लेकिन हमारे यहाँ जो सांसद है वो फिक्स है कि भाई राज्यसभा में इतने हैं, लोकसभा में इतने हैं, और इनकी वैल्यू जो होती है वोट की बराबर होती है। बिल्कुल सही है दूसरा स्टेटमेंट। तीसरा स्टेटमेंट की बात करेंगे तो राष्ट्रपति पद के चुनाव लड़ने के लिए 50,000 की जमानत राशि नहीं होती है, बल्कि 15,000 रुपए की होती है। और ये जो 15,000 रुपए की जमानत राशि होती है ये आरबीआई के पास जमा किया जाता है, भारतीय रिजर्व बैंक या सरकारी खजाने में रसीद के माध्यम से जमा कर देते हैं राष्ट्रपति चुनाव लड़ने के लिए। तो ये भी गलत हो गया। राष्ट्रपति के निर्वाचन के संदर्भ में चुनावी विवाद की जो सुनवाई है दोस्तों वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया नहीं करता है, बल्कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया करेगा, अर्थात भारत का उच्चतम न्यायालय करता है, न कि निर्वाचन आयोग नहीं करता है। तो ये भी गलत। अर्थात पूछ रहा कितने सही नहीं है, तो भाई एक भी सही नहीं, 3 भी नहीं और 4 भी नहीं, केवल 3 युग्म जो है कि गलत है।
तो यहाँ पे आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा कि भाई 3 यहाँ पर गलत होगा। और क्यों गलत हुए, क्या उसके पीछे रीजन थे, ये मैंने आपको स्पष्ट कर दिया। अगला प्रश्न है आपका 10 नंबर। यहाँ पे पूछा जा रहा है 10 नंबर में, अगर आप देखोगे कि लेजर लैंड लेवलिंग से फसल की पैदावार में वृद्धि होती है और फसल की गुणवत्ता में भी सुधार होता है। बिल्कुल सही बात है। लेजर लैंड लेवलिंग जो होती है एक मेथड होता है जिससे भूमि की सतह को समतल बना दिया जाता है। उबड़ खाबड़ जो भूमि होती है ना, उसे ऊंचा नीचा जो है कि बराबर कर दिया जाता है ताकि अच्छे से वहां पे पैदावार हो जाए और प्रोडक्शन भी इंक्रीज हो जाए। सही है। लेवल लैंड के माध्यम से भूमि को तैयार करने में जल की कम आवश्यकता होती है और इससे खरपतवार की समस्या भी कम होती है। तो इस आधार पर पहला कथन सही है और दूसरा भी सही है और इसकी सही व्याख्या भी होती है। अगला प्रश्न है 11 नंबर प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अब यहाँ पे आरोही क्रम में जो व्यवस्थित करना है वो एनवायरमेंट का प्रश्न आ गया है। यहाँ पे देखिए, समष्टि, समुदाय, पारिस्थितिकी तंत्र, बायोम। समष्टि क्या होता है, ये एक प्रजाति होती है, यानी एक प्रजाति से संबंधित होती है। जैसे मान के चलिए कि ये मानव प्रजाति से संबंधित है, या फिर अब यहाँ पे क्या होगा, कई अलग अलग प्रजातियां होंगी। जैसे एक जगह पे कोई मानव प्रजाति भी रह रही है, वहीं पे जीव जंतु की प्रजाति भी रह रही है, वहीं जलीय जीवों की प्रजाति भी रह रही है, वहीं पेड़ पौधों की प्रजाति भी रह रही है। तो जब ये एक ही जगह पे कई सारी प्रजातियां रहती तो वो एक समुदाय का निर्माण करते हैं। और जब इसी प्रकार के कई सारे समुदाय एकजुट हो जाते हैं तो इकोसिस्टम का डेवलपमेंट करते हैं। कहने का मतलब हो गया कि मान लेते हैं कि ये ह्यूमन की प्रजाति हो गई, ठीक है, मैं एक तरीके से इंडिकेट करता हूँ, ह्यूमन की प्रजाति हो गई, ये एनिमल की प्रजाति हो गई, यहाँ प्लांट की प्रजाति भी हो गई, यहाँ पे वाटर बॉडीज की प्रजाति हो गई। तो ये एक पूरी समष्टि हो गई और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, समुदाय कहते हैं। और जब इसी प्रकार के बहुत सारे समुदाय एक जगह रहते हैं तो इसको हम पूरा एक इकोसिस्टम कहते हैं। और जब ऐसे ही बहुत सारे इकोसिस्टम एक जगह रहते हैं तो उसे हम बायोम कह देते हैं। तो ये बिल्कुल क्रोनोलॉजी बिल्कुल सही है। तो इस तरीके से आप देखोगे आरोही क्रम में ही है। आरोही क्रम में क्या होता है कि छोटे से बड़ा, अर्थात सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। तो 11 का ए सही है। अगला प्रश्न है, विश्व के खनिज संसाधनों के संदर्भ में मुरुनताउ, ग्रासबर्ग, ओलंपियाडा निम्नलिखित में से किससे संबंधित है या किस खनिज पदार्थ की खदानें हैं। तो देखा जाए ये सोने से संबंधित खदान है। ये मुख्य रूप से सोने की खदानों के रूप में जाना जाता है। असल में अगर देखा जाए तो ये जो मुरुनताउ जो सोने की खदान है ये आपके उज्बेकिस्तान से संबंधित है, यानी उज्बेकिस्तान में है। वहीं ग्रासबर्ग की बात करेंगे दोस्तों तो ये इंडोनेशिया से संबंधित है। और ओलंपियाडा की बात करेंगे तो ये आपके रूस से या रसिया से संबंधित है। तो ये 3 अलग अलग देशों की लोकेशन थी जहां पे सोने का खदान होता है। अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 13। यह तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक के पश्चिमी घाट वाले क्षेत्रों में 1300 से लेकर 2400 मीटर की ऊंचाई पर प्रत्येक 12 वर्ष में एक बार खिलता है। 12 वर्ष में एक बार खिलता है और इसके परिपक्व रूप से खिलने का मौसम अगस्त और अक्टूबर के बीच में होता है। नीलगिरी पहाड़ियों का नाम इन्हें फूलों के नाम पर ही पड़ा है, यानी जो नीलगिरी पहाड़ी है वो इन्हीं फूलों के नाम पर पड़ा है। तो इनका नाम क्या है दोस्तों, नील कुरुंजी उसे कहते हैं। क्या कहते हैं, नील कुरुंजी। असल में क्या होता है कि ये जो केरल कर्नाटक के आसपास जो तमिलनाडु में पश्चिमी घाट पे क्या होते हैं, 16 वन पाए जाते हैं। 16 वन जो कि शीतोष्ण वन के रूप में जाने जाते हैं। असल में दक्षिण भारत में क्या होता है कि पश्चिमी घाट में प्रायद्वीपीय पठार पे कुछ ही ऊंचाइयों पे कुछ शीतोष्ण जलवायु पाई जाती है। वहां पर जो वन होते हैं उनको हम 16 वन कहते हैं। जिस प्रकार से हम जम्मू कश्मीर, लद्दाख वगैरह में क्या कहते हैं, हिमालय के क्षेत्र में टुंड्रा वनस्पति कह देते हैं या फिर शंकुधारी वनस्पति कहते हैं। लेकिन दक्षिण भारत में इनको 16 वन या 16 वन के नाम से जानते हैं। और इसी में यह कमल का फूल पाया था, नील कुरुंजी, जो 12 वर्ष में एक बार खिलता है। इसलिए यह प्रश्न पूछा गया है। उम्मीद करता हूँ चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी, और नहीं आ रही हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप लोग अपनी क्वेरीज लिख सकते हैं या फिर हमारे टेलीग्राम डिस्कशन ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं जहाँ पे ये सारी क्वेरीज आपको मिल जाएंगी और वहाँ पे जो है कि मैं आपका रिप्लाई भी कर देता हूँ। अगला प्रश्न है यहाँ पे, संविधान संशोधन अधिनियमों के माध्यम से संविधान में शामिल किए गए निम्नलिखित प्रावधानों पर विचार कीजिए। भाई 11वीं अनुसूची को शामिल करना, मूल अधिकारों की सूची से संपत्ति के अधिकार को हटाना, अनुसूचित जाति जनजाति के लिए नौकरियों में पदोन्नति हेतु आरक्षण का विस्तार करना और लोकसभा सीटों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 करना। अब यहाँ पर पूछा जा रहा है आपसे कि उपर्युक्त प्रावधानों को भारत के संविधान में शामिल किए जाने का काल अनुक्रम बताना है। अर्थात कि सभी को जोड़ा तो क्या है, लेकिन आपको काल अनुक्रम बताना है। तो ये कैसे होगा, जब आपको ये पता होगा कि 11वीं अनुसूची को शामिल किया गया है दोस्तों 73वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा, जो कि कब हुआ, 1992 में हुआ। मूल अधिकारों की सूची से संपत्ति के अधिकार को हटाया गया, जो कि 44वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा 1978 में हुआ। अनुसूचित जाति जनजातियों के लिए नौकरियों में जो पदोन्नति की बात की गई है, यानी आरक्षण की एक तरीके से बात की गई SC ST के लिए, तो ये आपके 77वें अमेंडमेंट से हुआ था, जो आपका हुआ था 1995 में हुआ था।
इसके बाद लोकसभा की सीटें 525 से बढ़ाकर सीधे 545 कर दी गई। यह हुआ था 31वें संवैधानिक संशोधन से, और जो हुआ था आपका 1972 में। अब इस तरीके से आपको ईयर मिल चुका है, तो ईयर के आधार पे देखो, सबसे पहले आएगा आपका 1972 आएगा, अर्थात 4 नंबर पहले आएगा। तो 4 नंबर में आप देखोगे तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये मैंने कट कर दिया। अब इसके बाद 72 के बाद क्या आएगा, 78 आएगा, अर्थात 2 नंबर आना चाहिए, तो 4 के बाद 2 यहाँ पे है। फिर इसके बाद आप देखोगे 1992 आएगा, और सबसे लास्ट में 1995 आएगा। तो 4 2 1 3, इस आधार पे आप देख सकते हो कि सी ऑप्शन इज करेक्ट हो गया। तो ऐसे भी प्रश्न आपसे बनाए जा सकते हैं, लेकिन इसके बारे में आपको संशोधनों के बारे में पूरी डिटेल से जानकारी होनी चाहिए। अगला प्रश्न है यहाँ राजनीतिक दल है और उनके संस्थापकों के बारे में पूछा जा रहा है, और कौन से युग में सही सुमेलित है। अगर देखा जाए जस्टिस पार्टी की बात की जाए, जस्टिस पार्टी का जो गठन हुआ था दोस्तों, इसका असल में पूरा नाम लिया जाता था कि दक्षिण भारतीय उदारवादी संघ, या मद्रास जस्टिस पार्टी के रूप में भी इसे जानते थे। इसका गठन असल में 20 नवंबर 1916 को हुआ था मद्रास में ही। और इसकी जो गठन में जो सहायक लोग थे, या मतलब संस्थापक थे, तो एक तो थे CN मुदलियार साहब, TM नायर साहब, P त्यागराज जी थे, और AM थायरम्मल भी थे। लेकिन इसमें कहीं भी EV रामास्वामी जी का नाम नहीं आता है, तो इसलिए ये स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा। लेकिन नेक्स्ट अगर हम बात करें, नेक्स्ट आपका दिया है कि यूनियनिस्ट पार्टी, यानी कि ये जो पंजाब की यूनियनिस्ट पार्टी थी, जिसका गठन 1923 में किया गया था, पंजाब की यूनियनिस्ट पार्टी, और इसका गठन सर फजल ए हुसैन जी के द्वारा ही किया गया था। तो यह बात बिल्कुल सही है। और अगर हम तीसरी बात करें कृषक प्रजा पार्टी की बात करेंगे, तो इसका जो गठन किया गया था स्पेशली 1936 में किया गया था। कृषक प्रजा पार्टी का गठन 1936 में, और इसमें AK फजलुल हक ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, और इनको बंगाल का शेर भी कहा जाता है, यानी कि शेर बांग्ला भी कहा जाता है। ये मुस्लिम लीग के सदस्य थे, और यहाँ पे 2 और 3 दोनों सही है, लेकिन पहला गलत है, इसलिए केवल 2 युग्म ही सही है। अब यहाँ पर अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित प्रावधानों पर विचार करते हैं, और पूछा जा रहा है उपयुक्त में से कितने प्रावधान लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 में शामिल नहीं है। जैसे राजनीतिक दलों का पंजीकरण होना, लोकसभा में सीटों का आवंटन करना, और निर्वाचकों का पंजीकरण करना। निर्वाचक कौन, जो मतदाता होते हैं, उनका भी पंजीकरण करना। तो यहाँ पे कौन सा युग्म ऐसा है जो 1950 में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम में नहीं है। तो देखिए, राजनीतिक दलों का पंजीकरण करना, या उनको जो है कि चुनाव चिन्ह प्रदान करना, या उनके बारे में जो धाराएं दी हुई हैं, योग्यता अयोग्यता, ये सारी बातें जो कही गई हैं, ये लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में कही गई है, न कि 50 में। तो इसलिए ये तो गलत है, केवल दूसरा और तीसरा सही है। और आपसे पूछ रहा है कौन 1950 में शामिल नहीं है, तो केवल एक वाला जो है कि शामिल नहीं है, अर्थात केवल एक हो गया। अगला प्रश्न है आप पे, नेक्स्ट है रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, यानी कि रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करो। इसके बारे में कहा जा रहा है REIT इन शॉर्ट अगर मैं कहूँ, तो इसमें पूछ रहा है कि वो केवल वाणिज्यिक रियल एस्टेट में निवेश करने की अनुमति है, आवासीय रियल एस्टेट में अनुमति नहीं है। तो यह बात बिल्कुल सही है। ये आवासीय यानी कि रेजिडेंशियल हाउसिंग में नहीं कर सकते, ये केवल कमर्शियल में कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट, ये भी सही है। निवेशकों को रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट से प्राप्त होने वाला जो लाभांश होता है, ये पूरी तरीके से कर योग्य होता है। क्या इस पर टैक्सेबल ये अमाउंट माना जाता है, क्या इस पर टैक्स लगेगा कि नहीं लगेगा, ये चीज आपसे पूछी जा रही है। तो मैं कहूँगा कि नहीं, ये इस पर जो भी लाभांश प्राप्त होता है, इस पर जो है कि टैक्स नहीं लगता। इसमें सामान्यतः भुगतान या लाभांश से कर की छूट प्राप्ति होती है। तो दूसरा गलत हो गया। भारत में सभी रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट को स्टॉक एक्सचेंजों पर सूचीबद्ध किया जाना अनिवार्य है, बिल्कुल सही बात है। जितने भी प्रकार के रियल एस्टेट यानी इस तरीके की जो शेयर मार्केट से जुड़े हुए मार्केट होते हैं, इनको सेबी के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन कराना होता है स्टॉक एक्सचेंज में, इसलिए पहला भी सही है, तीसरा भी सही है। तो केवल 2 स्टेटमेंट ही सही है, और बी वाला मतलब कि दूसरा वाला गलत था। अगला प्रश्न है यहाँ पे एनवायरमेंट से संबंधित है। पूछा जा रहा है जैव विकास यानी कि बायो डेवलपमेंट जो होता है, जैव विकास किसी समष्टि में व्यष्टियों की आनुवंशिक संरचना में होने वाले परिवर्तन को भी संदर्भित करता है। इसके बारे में कौन सी जैव विकास में शामिल प्रमुख क्रियाएं हैं। तो देखिए, उत्परिवर्तन म्यूटेशन होना बिल्कुल सही है। जनन विलगन यानी कि रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन होना, यह भी सही है। आनुवंशिक विचलन यानी कि जेनेटिक ड्रिफ्ट भी होता है, और प्राकृतिक वर्ण नेचुरल सिलेक्शन भी होता है। तो ये चारों ही प्रोसेस होते हैं, इसलिए 1 2 3 4 ये पूरे के पूरे चारों प्रोसेस इसमें होते हैं किसी भी जीव का विकास होने में, या किसी भी जनजाति या किसी भी प्रजाति का विकास होने में। तो ये चारों स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। अगला प्रश्न है आपका संसदीय राजभाषा समिति। क्या कहेंगे इसे? संसदीय राजभाषा समिति। इसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार की। क्या कहा जा रहा है? इस समिति में
संसद के 30 सदस्य होते हैं और जिनमें लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों का समान प्रतिनिधित्व होता है। संसदीय राजभाषा समिति के बारे में बात की जा रही पहली चीज। और दूसरा यह भी कह रहा है कि क्या इनमें 30 सदस्य होते हैं जो लोकसभा राज्यसभा दोनों से समान होते हैं, तो ये बात गलत है। क्यों ऐसा कहा मैंने? क्योंकि ये तो सही 30 सदस्य होते हैं, परंतु लोकसभा से होते हैं इसमें 20 सदस्य और राज्यसभा से होते हैं 10 सदस्य, इसलिए पहला गलत हो गया। समिति का अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा नामित किया जाता है क्या? तो आपको यह भी पता होना चाहिए कि समिति का जो अध्यक्ष होता है वो समिति के सदस्यों के द्वारा ही चुना जाता है। ये राजभाषा सदस्य समिति से संबंधित प्रश्न में बात कर रहा हूं कि जो राजभाषा समिति होती है उसमें जितने भी सदस्य होते हैं वो आपस में मिलकर अपने अध्यक्ष को चुन लेते हैं, तो ये भी गलत हो गया। समिति को अपनी रिपोर्ट अपनी अनुशंसाएं सहित राष्ट्रपति को सौंपनी होती है। बिल्कुल, जितने भी जो है कि इस तरीके की समितिज होती हैं वो राष्ट्रपति को ही जो है कि सौंप देती हैं। और तीसरा ही केवल सही है, अर्थात इसका सही उत्तर हो जाएगा केवल एक, ए ऑप्शन। अब यहाँ पे लोक नृत्य है और राज्य है। अब लोक नृत्य और राज्य के बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है लोक नृत्य और राज्य की? जैसे ढिमसा की बात करें, क्या ये आंध्र प्रदेश में? नाटी की बात करें हिमाचल प्रदेश में? थेयम की बात करें केरल में? तो कितने सही सुमेलित है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि तीनों ही सही है। ढिमसा आपका आंध्र प्रदेश में होता है, ये वहाँ का आधिकारिक लोक नृत्य है एक तरीके से, ठीक है। अराकू घाटी क्षेत्र में जनजातीय नृत्य इसको माना जाता है, अराकू घाटी क्षेत्र में, जहाँ की कॉफी जो थी अराकू कॉफी, जिसे जीआई टैग दिया जा चुका है। नेक्स्ट है आपका नाटी, जो हिमालय में होता है, मतलब हिमाचल प्रदेश में होता है। यहाँ पे नाटी की बात करें तो ये यहाँ का प्रसिद्ध लोक नृत्य के नाम से जाता है। और थेयम यह एक हिंदू अनुष्ठानिक नृत्य है जो केरल और कर्नाटक में होता है, लेकिन मुख्य रूप से केरल में होता है, कर्नाटक के कुछ ही क्षेत्रों में होता है स्पेशली, और ये भी आदिवासी कथाओं के बारे में बताता है। तो यहाँ से आप देखोगे कि तीनों ही सही है, अर्थात सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आरंभिक ऐतिहासिक समय में यह एक प्रमुख चोल बंदरगाह हुआ करता था। ऐतिहासिक काल से संबद्ध कई ग्रीक रोमन वृत्तांत का वर्णन खबेरिस या कमार नाम से करते हैं। यह एक महत्वपूर्ण व्यापारिक शहर था जो व्यस्ततम बाजारों के लिए प्रसिद्ध था, और इसका उल्लेख प्राचीन तमिल ग्रंथों शिल्पाधिकारम मणि मेखला में मिलता है। इसकी पहचान आधुनिक तमिलनाडु के तट पर स्थित कावेरी पट्टनम से की गई है, जहाँ कावेरी नदी बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती है। तो ये किस ऐतिहासिक शहर के बारे में बात तो इसका नाम हो जाएगा आपका पुहार। पुहार की बात की जा रही है जो कि तमिलनाडु के तट पर जाना जाता है इसको। अब यहाँ पर अगर आप देखना चाहोगे कि कुछ और भी चीजें इंपॉर्टेंट है, जैसे अगर मैं कहूँ कोरकई की बात करूँ तो कोरकई दोस्तों यह पांड्य राज्य का, जो पांड्य राजवंश था उनका सबसे इंपॉर्टेंट जो है कि बंदरगाह था। क्या था? पांड्य राज्य का सबसे इंपॉर्टेंट बंदरगाह था। वंजी की बात करें तो वंजी या वंजी भी कह सकते हो, तो ये चेर राजवंश की राजधानी थी। किसकी? चेर राजवंश की राजधानी थी। मुजिरिस की बात करें तो ये चेर साम्राज्य का ही, किसका? चेर साम्राज्य का ही एक बंदरगाह हुआ करता था इंपॉर्टेंट। और पुहार के बारे में हमने ये पूरा ऊपर का डिटेल पढ़ लिया है। अगले प्रश्न को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है। यहाँ पर स्टेटमेंट वाइज है और मॉडर्न हिस्ट्री का प्रश्न है। लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा नगर नियोजन की आवश्यकता हेतु एक प्रशासकीय आदेश जारी किया गया था, जिसमें कलकत्ता में आधुनिक नगर नियोजन महत्व पर जोर दिया गया। लॉर्ड वेलेस्ली, इसके बारे में बात की जा रही है। और लॉर्ड वेलेस्ली ने लॉटरी समिति सहित कई समितियों का गठन करके नगर नियोजन हेतु ठोस कार्रवाई की थी। तो देखिए, पहला तो सही है लेकिन दूसरा गलत है, क्योंकि अगर हम बात करें लॉर्ड वेलेस्ली जब भारत से चले गए थे तब यहाँ पे लॉटरी समिति का गठन किया गया था 1870 में। हालांकि 1817 में जब इसका गठन किया गया था तो काम तो इसी तरीके से किया जा रहा था कि नगर नियोजन का ठोस तरीके से कार्रवाई की जाए, लेकिन ये लॉर्ड वेलेस्ली के चले जाने के बाद किया गया था, न कि लॉर्ड वेलेस्ली ने ही इसे किया। तो इसलिए दूसरा स्टेटमेंट गलत हो गया, पहला सही है, अर्थात सी ऑप्शन हो जाएगा कि पहला तो सही है मालिक, दूसरा गलत है। अगला प्रश्न है आपका, प्रदूषक और उसके स्रोत, कि कौन कौन से प्रदूषक किन किन स्रोतों से हमें प्राप्त होते हैं। जैसे शीशे की बात करें तो ये ऑटोमोबाइल से निकलने वाला जो धुआं होता है, जैसे गाड़ी वगैरह से जो पीछे से धुआं निकलता है वहां से ये प्राप्त होता है आपका शीशा। ऑटो उत्सर्जन से गैसोलीन हो गया, पेंट हो गया, भंडारण बैटरी पाइप वगैरह, इनसे ही प्राप्त होता है। बेरिलियम की बात करें तो सिरेमिक उद्योग से प्राप्त होता है। अच्छा, सिरेमिक उद्योग क्या होता है? जो कांच के उद्योग होते हैं उसको मान लिया जाता है। और निकल की बात करें तो कोयले का दहन करने से भी प्राप्त होता है निकल का, जैसे डीजल हो गया, अवशिष्ट तेल, तंबाकू का जो धुआं होता है या इस्पात वगैरह इंडस्ट्री होती है, यहाँ से भी निकल की प्राप्ति हमें हो जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से आप देखोगे कि तीनों ही आपका सही है। तो 1 2 3 तीनों सही है। अगला प्रश्न 24 नंबर पे, भौतिक भूगोल के संदर्भ में थर्मोकास्ट शब्द का सर्वश्रेष्ठ रूप से वर्णन कौन करता है? तो जो थर्मोकास्ट होता है ये सामान्यतः जो परमाफ्रॉस्ट होते हैं, ठीक है, तुषार मंडल जो होते हैं इसके संबंधित में होती है, अर्थात स्थायी तुषार जिसे कहते हैं, जो बर्फ जमी हुई होती है ना, जैसे ग्लेशियर वगैरह पे क्या होता है, कई सारी ऐसी भूमि होती है जो लगभग बर्फ जमी होती है और जहाँ पे हर साल यानी कि पूरे वर्ष शून्य से भी नीचे टेम्परेचर होता है, जो सामान्यतः कहाँ पे मिलेगी? पोलर साइड में मिल सकती है, 90 डिग्री नॉर्थ और 90 डिग्री साउथ के आसपास मिलती है। तो ये
परमाफ्रॉस्ट होती है तुषार मंडल, इसी से संबंधित है ये थर्मोकास्ट है। तो इसके बारे में लिखा हुआ है कि स्थायी तुषार के नीचे पाई जाने वाली जो धरातली बर्फ के पिघलने के परिणामस्वरूप जो निर्मित संरचनाएं होती है, इसी को कहा जाता है। अगला प्रश्न है आपका 25 नंबर पे, निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हैं। टैगा जलवायु क्षेत्र में अम्लीय मृदा पाई जाती है और टैगा जलवायु क्षेत्र में निम्न तापमान और अवायवीय अपघटन को अवरुद्ध करती है, यानी कि जो निम्न तापमान और अवायवीयता अपघटन को अवरुद्ध कर देती है। तो बिल्कुल ये दोनों ही बातें सही है, क्योंकि अम्लीय मृदा वहीं पाई जाती है जहां पे तापमान कम होने के साथ साथ। तो सामान्यतः क्या होता है, जो टैगा जलवायु होती है, यानी कि जो ठंडे प्रदेशों में होती है, जैसे हम लोग टुंड्रा वनस्पति भी कह सकते हैं, या सबसे उच्च वाली स्थिति होती है जो बिल्कुल जहाँ पे सूर्य की किरणें बहुत कम पड़ती हैं, तो यहाँ पे अम्लीय मृदा इसलिए होती है क्योंकि तापमान जो है कि बहुत कम रहता है और जो अवायवीयता यानी ऑक्सीजन की कमी भी रहती है, जिसकी वजह से यहाँ पे अपघटन नहीं हो पाता है। जो ह्यूमस होते हैं, जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं, उनका अपघटन नहीं हो पाता। इस वजह से दोनों स्टेटमेंट सही है और एक दूसरे की व्याख्या भी करते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 26। आरक्षित और संरक्षित वन केंद्र सरकार द्वारा घोषित किए जाते हैं, जबकि संरक्षण और सामुदायिक रिजर्व संबंधित राज्य सरकारों द्वारा घोषित किए थे। बहुत ही अच्छा प्रश्न है और ये कई बार ये प्रश्न पूछा गया दोस्तों, कई बार ये प्रश्न पूछा जाता है, इसलिए इसके बारे में बिल्कुल डिटेल से क्लियर कर लीजिए कि कौन सा सही है कौन सा नहीं। अब यहाँ पर देखिए, ध्यान से समझना कि आरक्षित और संरक्षित वन, ये असल में एक ही बात कही जा रही है, बस नाम बदल दिया गया है। ये दोनों एक ही पहलू होते हैं और इनको जो घोषित किया था वो राज्य सरकारों के द्वारा घोषित किया था। वहीं संरक्षण और सामुदायिक रिजर्व की बात करें तो इसमें केवल सामुदायिक रिजर्व जो होते हैं वो राज्य सरकार घोषित करती है, लेकिन संरक्षण रिजर्व को घोषित नहीं करती है। संरक्षण रिजर्व जो है आपका केंद्र सरकार करती है, इसलिए पहला स्टेटमेंट तो आपका गलत हो गया। लेकिन दूसरे की बात करें, आरक्षित और संरक्षित वनों को भारतीय वन अधिनियम 1927 के तहत संरक्षण प्रदान किया गया, जबकि संरक्षण और सामुदायिक रिजर्व को वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत संरक्षण दिया गया। यह बात सही है, बिल्कुल सही है, दूसरा तो सही हो गया। तीसरे की बात करें, आरक्षित और संरक्षित वनों के विपरीत संरक्षण और सामुदायिक रिजर्व के अंदर रहने वाले व्यक्तियों के अधिकार को प्रभावित नहीं होते हैं। यह बात गलत है, क्योंकि अगर आप जो संरक्षण और सामुदायिक रिजर्व के अंदर रहोगे तो यहाँ पे तो अधिकार प्रभावित होते हैं, लेकिन आरक्षित और संरक्षित वनों में रहोगे ना, तो यहाँ पे कोई भी अधिकार आपका प्रभावित नहीं होता है। तो इसलिए ये भी अपोजिट स्टेटमेंट कहा गया, तो पहला और तीसरा गलत है, केवल दूसरा सही है, इसलिए 26 का हो जाएगा, केवल एक युग्म ही सही लिखा हुआ है। अगला प्रश्न है, भस्मीकरण और पायरोलिसिस की ऊर्जा व्युत्पत्ति प्रक्रियाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भस्मीकरण और पायरोलिसिस की ऊर्जा व्युत्पत्ति जो होती है उसके बारे में बात की जा रही है। भस्मीकरण एक थर्मल प्रक्रिया है, जबकि पायरोलिसिस थर्मल प्रक्रिया नहीं है। भस्मीकरण के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, जबकि पायरोलिसिस निष्क्रिय वातावरण में ऑक्सीजन के बिना ही होता है। तो यहाँ पर देखोगे कि दूसरा स्टेटमेंट तो सही कह दिया गया है कि हाँ भाई दूसरा सही है, लेकिन अगर मैं पहले स्टेटमेंट की बात करूँ तो पायरोलिसिस प्रक्रिया है दोस्तों, ये स्पेशली जिस तापमान पर होती है उसको मान के चलिए कि 400 से लेके 1000 डिग्री सेल्सियस तापमान चाहिए होता है, और इसी को हम कह सकते हैं कि एक थर्मल प्रक्रिया होती है। तो इसलिए यहाँ पे स्टेटमेंट गलत लिख दिया गया है कि भस्मीकरण भी होती है थर्मल प्रक्रिया, ऐसा नहीं कि भस्मीकरण नहीं होती है। इसके लिए जो तापमान चाहिए होता है वो लगभग 850 से लेके 1000 डिग्री सेल्सियस होता है, लेकिन पायरोलिसिस के लिए भी आपको 400 से 1000 का जो तापमान चाहिए होता है, और इस वजह से ये भी एक तरीके से थर्मल प्रक्रिया ही होती है। तो पहला गलत हो गया और दूसरा आपका सही है, इसलिए बी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पे, अब यहाँ पे अशोक के शिलालेख है और उनके कुछ मुख्य विषय है, और ये कह रहा है कि मिलान करिए कि क्या सही लिखे हैं या गलत लिखे हैं। जैसे दीर्घ शिलालेख 1, दीर्घ शिलालेख 5 और दीर्घ शिलालेख 4, यानी बृहद शिलालेख के नाम से भी आप इन्हें जानते हो। तो अगर देखोगे कि बृहद शिलालेख या दीर्घ शिलालेख, प्रथम में तो कहा गया पशुवध पे रोक, यानी कि उसने पशुवध पे रोक लगा दी और कहा कि जो उत्सव वगैरह आप लोग मनाते हो, सेलिब्रेट करते हो, पूजा पाठ करते हो, मेला त्योहार करते हो, उस समय जो पशुवध देते हो यानी कि बलि देते हो, इस पद्धति को समाप्त करो, इस पे निषिद्ध कर दिया। ये बात ठीक है। और अगर हम बात करते हैं कि दीर्घ शिलालेख 5 की बात करें तो यहाँ पर लिखा जा रहा है कि कलिंग युद्ध का वर्णन, तो दोस्तों कलिंग युद्ध का जो वर्णन है वो धर्म जो दीर्घ शिलालेख 13 नंबर था ना उसमें वर्णन किया गया है, न कि 5 में बल्कि किसका वर्णन किया गया है, तो 5 में उन्होंने धम्म महामात्र की यात्रा पे जो एक वर्णन किया गया, धम्म महामात्र की यात्रा पे वर्णन किया है, तो इसलिए दूसरा गलत है। और अगर हम दीर्घ शिलालेख 4 की बात करें तो भेरी घोष पर धम्म घोष को प्राथमिकता दी गई, यह बात सही है। भेरी घोष का मतलब होता है युद्ध के नगाड़ों की आवाज, यानी युद्ध के लिए तैयार हो जाओ, और इसकी बजाय अब धम्म घोष की बात की जा रही है, यानी शांति की आवाज पर मानव जाति के लिए आदर्श बनाया। तो अशोक ने कहा कि अब हम लोग युद्ध नहीं करेंगे बल्कि क्या करेंगे, धम्म घोष होना चाहिए, पहले हम शांति की बात करें, पहले हम किसी भी मामले को जो है कि वाद विवाद से, कम्युनिकेशन से निपटाने का प्रयास करेंगे। तो पहला वाला सही है, तीसरा सही है, अर्थात केवल 2 युग्म सही है और ये वाला गलत है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं।
संयुक्त राष्ट्र शांति सेना के संदर्भ में संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षकों को प्रायः ब्लू हेलमेट कहा जाता है, क्योंकि स्पेशली ब्लू रंग का हेलमेट पहनते भी हैं। और आगे अगर हम बात करें कि संयुक्त राष्ट्र का प्रत्येक सदस्य राज्य शांति स्थापना हेतु अपने अपने हिस्से का भुगतान करने के लिए कानूनी रूप से बाध्यकारी है। ये ध्यान देने वाली बात है कि क्या कानूनी रूप से बाध्यकारी है, तो यह भी बात सही है। इसीलिए भारत लगातार जो है कि जब से संयुक्त राष्ट्र संगठन का गठन हुआ 1945 से, तब तक न जाने कितने भी वैश्विक स्तर पर जो सैन्य अभियान थे उसमें भारत ने लगातार अपनी तरफ से आर्मी को भेजा है। मेजबान देश की सहमति से ही शांति स्थापना मिशन तैनात किए थे। जिस देश में अगर तनाव चल रहा है, जिस देश में जो है कि संघर्ष हो रहा है, वहां पे जब मेजबान देश कहते हैं तभी जो है कि शांति स्थापना की जाती है, तो यह भी सही है। और संयुक्त राष्ट्र मिशनों में भारत सैनिकों का सबसे बड़ा योगदान करता है। अब यहाँ पर रुकना पड़ेगा आपको, क्या भारत जो है कि सबसे बड़ा सैनिक करता है, तो नहीं, भारत यहाँ पे तीसरे नंबर पे आता है। सबसे बड़ा जो सैनिक का योगदान है वो बांग्लादेश देते हैं, नेपाल देते हैं, फिर इंडिया देते हैं, और चौथे नंबर पे रवांडा देते हैं। आप जरा एक साइकोलॉजी समझिए दोस्तों कि जितने भी यूरोपीय देश हैं, जितने भी जो है कि डेवलपिंग कंट्री है, वो अपने सैनिकों की कीमत जानते हैं और वो कभी भी इन सब क्षेत्रों में बहुत कम मात्रा में भेजते हैं सैनिक। जबकि बांग्लादेश पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे नेपाल, तीसरे नंबर पे भारत। मतलब अथाह यहाँ तो जनसंख्या, 2-4 मर भी गए तो कोई नुकसान नहीं है। इस माइंडसेट से लोग चलते हैं। तो हालांकि यहाँ प्रश्न था हमारा कि कौन सा सही है, तो चौथा गलत है, 1, 2, 3 सही है। हालांकि ये लोग जो ब्लू हेलमेट पहने होते हैं ब्लू कलर के, और ऐसा माना जाता है कि अगर किसी संघर्ष के दौरान इन लोगों को देखा जाता है कि ये शांति कर रहे हैं, यानी कि संघर्ष का समाधान कर रहे हैं, तो सामान्यतः माना जाता है कि कोई भी देश का नागरिक या कोई भी देश का आतंकवादी इन पर अटैक ना करे, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र का जो है कि सेना है। तो इस तरीके से आप देखो कि पूछ रहा है कितने सही है, तो आप कह सकते हो कि यहाँ पे केवल 3 सही है। अगला प्रश्न है यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर आपका आता है 30 नंबर पे। अगर हम देखेंगे यहाँ पे पेटेंट से संबंधित है, निम्नलिखित में से किसने भारतीय पेटेंट अधिनियम 1970 के तहत पेटेंट योग्य आविष्कार नहीं माना जाता है। हालांकि ये प्रश्न रिपीटेड है, क्योंकि जब हम लोग सिंगल सब्जेक्ट के पेपर कर रहे थे तो वहां पर ये प्रश्न हमें देखने को मिला था। तो यहाँ कह रहा है कौन कौन से आविष्कार पेटेंट के अंतर्गत नहीं आएंगे। जैसे आनुवंशिक रूप से संशोधित पौधों की किस्म, तो संशोधित पौधों की किस्म को पेटेंट नहीं दिया जाता है, क्योंकि ऑलरेडी वो एक नई प्रजाति के रूप में जो आप डेवलप कर रहे हो वो पहले से ही कोई ना कोई प्रजाति मौजूद है। आनुवंशिक रूप से संशोधित जंतु प्रजाति को भी इसमें शामिल नहीं किया जाएगा, और आनुवंशिक रूप से संशोधित बीज की किस्मों को भी इसमें शामिल नहीं किया जाएगा। सभी तीनों को ही पेटेंट योग्य अंतर्गत नहीं माना जाएगा, क्योंकि पेटेंट का जो नियम होता है वो ये कहता है कि ये पहली बार में होना चाहिए, अर्थात ये नवीन तरीके का होना चाहिए, इसमें मौलिकता होनी चाहिए और इसमें औद्योगिक अनुप्रयोग होना चाहिए, कहीं ना कहीं इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन होना चाहिए। ये आप जो कर रहे हो ये कहीं ना कहीं विविधता, जैव विविधता को बचाने के लिए कर रहे हो इस तरीके के संशोधन, ताकि अगर कोई प्रजाति विलुप्त हो रही है तो उसके संरक्षण के लिए इसका प्रयास किया जा रहा है। लेकिन इसका कोई आम पब्लिक के लिए यूज नहीं है, यानी कि इंडस्ट्री के लिए, इसलिए इसको पेटेंट के अंतर्गत नहीं माना जाता है। हालांकि पेटेंट जिस अवधि को दाखिल किया जाता है उस समय से 20 वर्ष तक के लिए जो है कि पेटेंट को माना जाता है एक व्यक्ति के पास। तो यह सभी तीनों को देख लेंगे जो पेटेंट के अंतर्गत नहीं आएंगे। अगला प्रश्न है, भारत में धार्मिक संप्रदाय के संदर्भ में निम्नलिखित संप्रदायों पर विचार किए। स्थानकवासी, लोंकासा और बीसपंथी, निम्नलिखित में से कितने संप्रदाय ऐसे हैं जो जैन धर्म से संबंधित हैं? तो तीनों के तीनों ही जैन धर्म से संबंधित है, स्थानकवासी, लोंकासा, बीसपंथी। अगला प्रश्न है, यह बेरोजगारी का एक प्रकार है जो सामान्यतः अल्पकालिक होती है, आर्थिक दृष्टिकोण से भी यह कम समस्यात्मक होती है। यह उस समय होती है जब लोग स्वेच्छापूर्वक नौकरी बदलते हैं, और इस तथ्य का स्वाभाविक परिणाम है कि बाजार प्रक्रियाएं समय लेती हैं और सूचना महंगी हो जाती हैं। तो इसको सामान्यतः क्या कहा जाएगा? अगर आप देखोगे तो इसको हम लोग कह सकते हैं संस्थागत बेरोजगारी, इसको कहेंगे क्या? नहीं, घर्षणात्मक बेरोजगारी कहते हैं। ठीक है, घर्षणात्मक। अब जैसे सिंपल सी बात है कि मान लीजिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं, इस समय मेरी वीडियो देख रहे हैं, और अगर आप किसी टीचिंग जॉब में हैं या किसी गवर्नमेंट सर्विस में हैं और आप यूपीएससी की भी तैयारी कर रहे हो, और जब आपका यूपीएससी में सिलेक्शन हो जाता है तो अपने मूल पद से, यानी जहां पे आप नौकरी कर रहे हो, तो वहां से रिजाइन दे देते हो और नई ट्रेनिंग ज्वाइन करने से पहले पहले जो 10 दिन, 20 दिन, 1 महीने, 1.5 महीने का जो गैप होता है ना, उस समय आप बेरोजगार हो जाते हो। लेकिन ये बेरोजगारी ऐसी होती है जो सामान्यतः अल्पकालिक होती है और आर्थिक दृष्टिकोण से समस्यात्मक नहीं होती, मतलब कम समस्यात्मक होती है, क्योंकि आपको एक अगली नौकरी मिल चुकी है। आप उसमें शिफ्ट करने में जो भी 10 दिन, 20 दिन, 25 दिन, 1 महीने का समय लगा है, इस दौरान आप बेरोजगार कहलाओगे, और इसको सामान्यतः घर्षणात्मक बेरोजगारी ही कहा जाता है। अगला प्रश्न यहाँ पे, निम्नलिखित पर्यावरण संरक्षण गतिविधियों को उनके घटित होने के क्रम में आपको व्यवस्थित करना है। तो कैसे हम व्यवस्थित करेंगे? अगर आप देखोगे, प्रथम वैश्विक पर्यावरण आउटलुक का जो विमोचन किया गया था
ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पर हम प्रश्न को देखें, खतरनाक अपशिष्टों के परिवहन और निपटान पर जो बेसल कन्वेंशन हुआ, जहाजों से प्रदूषण की रोकथाम के लिए जो कन्वेंशन हुआ, और लंबी दूरी की सीमा पर वायु प्रदूषण का जो कन्वेंशन किया गया। तो इस पे आपको सही क्रम बैठाना है। तो अगर आप देखोगे, जहाजों से प्रदूषण की रोकथाम के लिए जो कन्वेंशन किया गया था सबसे पहले, ये किया गया था आपका 1973 में, जिसको हम लोग मार्पोल कन्वेंशन के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से? मार्पोल कन्वेंशन के नाम से। इसके बाद अगर आप देखोगे, लंबी दूरी की सीमा वाले जो वायु प्रदूषण पर कन्वेंशन हुआ था 1979 में हुआ था, जिसको हम लोग जो है कि वायु प्रदूषण पे होने वाले कन्वेंशन के रूप में आते हैं। फिर बेसल कन्वेंशन की बात करेंगे, जो कि खतरनाक अपशिष्टों के लिए किया गया था, 1989 में किया गया था। और इसके बाद सबसे लास्ट में आपको मिलेगा प्रथम वैश्विक पर्यावरण आउटलुक का जो विमोचन किया गया था 1997 में किया गया था, जो कि पृथ्वी शिखर सम्मेलन +5 था। क्योंकि पृथ्वी शिखर सम्मेलन कब हुआ था? 1992 में, और इसकी 5 वर्ष के बाद रिव्यू करना था, समीक्षा करनी थी 1997 में। तो इस समय प्रथम वैश्विक पर्यावरण का एक आउटलुक रिपोर्ट जारी किया गया था, विमोचन किया गया था कि 1992 से लेकर 97 तक जो पृथ्वी शिखर सम्मेलन हुआ, उसके कितने टारगेट्स हमने प्राप्त किए, कितने नहीं। तो ये 1997 के नाम से फेमस है। तो इस आधार पे आप क्रोनोलॉजी अगर सेट करोगे, तो सबसे पहले 3 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 1 आएगा। ये 3 4 2 1, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न 34 नंबर पे, हाल ही में सुर्खियों में रही ढोकरा कला, इसके बारे में हमें विचार करना है कि ढोकरा कला क्या होती है। यह लुप्त मोम ढलाई विधि का उपयोग करने वाली एक अलौह धातु ढलाई कला है, बिल्कुल सही है। और मोहनजोदड़ो की डांसिंग गर्ल प्राचीनतम ज्ञात ढोकला कलाकृतियों में से एक है, यह भी सही है। तो दोनों ही विधि, मतलब दोनों ही स्टेटमेंट सही है। अगले प्रश्न को देखते हैं 35 नंबर पे, भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका की न्यायिक प्रणालियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अर्थात कि भारत और यूएसए के बारे में बात की जा रही है, इनकी न्याय प्रणाली के बारे में विचार करना है हमें। जैसे भारत में न्यायालयों की एकल प्रणाली केंद्रीय कानूनों के साथ साथ राज्य कानूनों को भी लागू करती है, जबकि संयुक्त राज्य में संघीय कानूनों को संघीय न्यायपालिका द्वारा लागू किया जाता है। अतः राज्य के कानूनों के लिए राज्य न्यायपालिका जो है कि जिम्मेदार होती है। और हमारे यहाँ भारत में ऐसा नहीं होता है। भारत में क्या होती है कि केंद्रीय एकीकृत न्यायपालिका होती है। अगर कोई भी राज्य कानून के द्वारा अगर आपके मूल अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, तो आप सुप्रीम कोर्ट में भी जाकर डायरेक्टली अपील कर सकते हो। कोई जरूरी नहीं है कि आप हाई कोर्ट के ही चक्कर लगाओ। लेकिन यूएसए में क्या, अगर स्टेट के द्वारा कोई भी वायलेशन किया जाता तो आप पहले स्टेट के ही कोर्ट में जाओगे, आप फेडरल कोर्ट में नहीं आ सकते हो। ये चीजें यहाँ पे सही कही गई हैं। तो पहला स्टेटमेंट तो सही है। दूसरे में बात करें, संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत दोनों के उच्चतम न्यायालय को परामर्शी क्षेत्राधिकार है, तो यही बात गलत हो जाएगी। क्योंकि भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय है, इसको तो प्राप्त है आर्टिकल नंबर 143 के तहत परामर्शी क्षेत्राधिकार, जो कि राष्ट्रपति को परामर्श दिया जाता है। लेकिन संयुक्त राज्य अमेरिका में ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं है, इसलिए यहाँ पर यह स्टेटमेंट गलत है। और यहाँ पे समानता की बात करें तो केवल एक ही स्टेटमेंट सही है, अर्थात पहला वाला। ठीक है, तो 35 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे, हाल ही में खोजी गई पेंगोलिन की एक नई प्रजाति के संदर्भ में बात करते हैं। पेंगोलिन क्या होता है दोस्तों? एक तरीके से देखने में लगेगा आपको, ऊपर से तो बहुत ठोस कवच होता है इसके रूप में, और ये जब जैसे देखता है अपने आप को खतरनाक स्थिति में, यानी कि खतरे में होता है, तो एक बॉल की तरह गोल गोल घूम के एक छोटी बॉल बन के पड़ा रहता है, ताकि कोई भी बड़ा जीव इसे हानि नहीं पहुंचा पाता, और अपनी खोल के माध्यम से ये पूरे शरीर को सुरक्षित कर लेता है। तो इसके बारे में पूछा जा रहा है। पेंगोलिन एकमात्र ऐसा स्तनधारी है जो पूरी तरह से सल्कों से ढका होता है। तो आप कह सकते हो कि हाँ, यह बात बिल्कुल सही है। जैसे अगर आप कछुए को देखो, तो कछुए को अगर आप देखोगे तो वो क्या होता है, उसके ऊपर तो शल्क होती है, लेकिन नीचे भी होती है, और अंदर में जो है कि उसका जो मुंह वगैरह पैर होते हैं, ये कम सल्क के नहीं होते। लेकिन पेंगोलिन एक स्तनधारी है, और ये पूरी तरीके से क्या है, सल्क से कवर रहता है। तो ये बात सही है। भारतीय पेंगोलिन को वन्यजीव अभ्यारण्य या वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची फर्स्ट के तहत संरक्षण प्रदान किया गया है। तो यह बात भी सही है। और अगर हम आईयूसीएन की बात करें, भारतीय पेंगोलिन को आईयूसीएन की संकटापन्न प्रजातियों की रेड सूची में गंभीर रूप से संकटग्रस्त है, अर्थात क्रिटिकली एंडेंजर्ड के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। क्या? तो आप देखोगे कि जो चीनी, फिलीपीन और सुंडा पेंगोलिन है ना, इनको तो रखा गया क्रिटिकली एंडेंजर्ड, लेकिन जो भारत की है उसको सिंपली बस एंडेंजर्ड कहा गया, यानी संकटग्रस्त। कहने का मतलब है कि भारत में अभी भी पेंगोलिन की अच्छी खासी मात्रा है, और पेंगोलिन को जो है कि सुरक्षित माना जाता है, बल्कि चाइना वगैरह में ज्यादा खतरनाक स्थिति में है। तो तीसरा गलत है, केवल 2 ही सही है। अगला प्रश्न यहाँ पे विषय और सूची। अब यहाँ पर अगर हम देखें विषय और सूची के बारे में, जैसे लोक स्वास्थ्य एवं स्वच्छता, यानी कि जो पब्लिक हेल्थ की बात की जाती है, लोक स्वास्थ्य और स्वच्छता की बात, तो ये राज्य सूची के अंतर्गत आता है, ये बात सही है। वहीं अंतर्राज्यीय व्यापार एवं वाणिज्य, ये जो अगर आप देखो, जहाँ पे अंतर्राज्यीय व्यापार का मतलब एक राज्य से दूसरे राज्य में जो व्यापार करना होता है, तो यहाँ पर क्या होता है, अक्सर राज्यों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होने के चांसेस ज्यादा
तो इस चीज को कंट्रोल करने के लिए संघ सूची का विषय किया जाता है, यानी कि संघ सूची के अंतर्गत इसे रखा जाता है। जैसे अगर आपने देखा होगा सीजीएसटी होता है, सेंट्रल जीएसटी के नाम से जाना जाता है सीजीएसटी, एक होता है एसजीएसटी जो कि स्टेट जीएसटी के नाम से जाना था, और एक होता है आपका आईजीएसटी, अर्थात इसका मतलब क्या होता है इंटीग्रेटेड, अर्थात दो राज्यों के बीच में जो व्यापार होता है उसको आईजीएसटी कहते हैं, और इसका कलेक्शन केंद्र सरकार के द्वारा किया था, अर्थात ये संघ सूची का विषय हो गया। तो आप देखोगे पहला तो सही है लेकिन दूसरा गलत है, दूसरा गलत है। और अगर हम सट्टेबाजी और जुए की बात करें तो यह भी गलत है, क्योंकि यह केंद्र सरकार का विषय नहीं है, अर्थात संघ का नहीं है, बल्कि राज्य सरकार के अंतर्गत आता है, तो यह भी गलत है। तो केवल कौन सा सही हुआ? पहला ही सही हुआ, अर्थात कि केवल एक सही सुमेलित है। अगले प्रश्न को देखें, जीएसटी से संबंधित है। वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी मुआवजा उपकर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कहा जा रहा है यह देश में उत्पादित सभी उत्पादों पर लगाया जाता है, सभी वर्ड पे ध्यान देना, और मुआवजा विधि की अप्रयुक्त राशि को भारत के लोक लेखा में जमा किया जाएगा। तो दोनों ही स्टेटमेंट गलत है। अगर देखा जाए कि जो राज्यों को मुआवजा देने की बात थी, जब जीएसटी को सबसे पहले लाया गया था 2017 में, 1 जुलाई 2017 को जब लाया गया, तो जीएसटी के माध्यम से सरकार ने कहा था कि प्रत्येक राज्य को अगर किसी भी प्रकार का जो है कि नुकसान होगा, जो भी होगा व्यापार के बारे में, क्योंकि बहुत सारे राज्य जीएसटी का विरोध कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि अगले 5 वर्षों तक हम आपको मुआवजा देंगे अगर किसी प्रकार का नुकसान होता है तो, ठीक है। लेकिन उन्होंने यह भी कंडीशन लगाई कि हम इसके साथ साथ जो सेस लगाएंगे ना, सेस मुआवजा सेस उपकर, वो 5 वस्तुओं पर लगेगा, स्पेशली पान मसाला, तंबाकू, ऑटोमोबाइल्स, इन सब पर लगाया जाएगा। अर्थात कह सकते हो कि ये विलासिता से संबंधित जो वस्तुएं हैं इन पे जो है कि लगाया जाएगा। और यहाँ पे आपसे क्या कह रहा है कि ये सभी उत्पादों पर लगाया जाएगा, तो ये बात तो गलत होगी। दूसरा, अगर हम बात करें कि इसमें जो भी अप्रयुक्त राशि होगी, यानी मुआवजा के दौरान जो भी राशि ऐसी बचती जिसका प्रयोग नहीं किया गया, तो उसे राज्यों और केंद्रों के बीच में जो है कि एक उपयुक्त फॉर्मूले के द्वारा डिवाइड कर दिया जाएगा। वो फॉर्मूला आपका आर्टिकल नंबर 280 के तहत वित्त आयोग देगा। इसमें क्या कह रहा था कि लोक लेखा में जमा हो जाएगा, ऐसा नहीं है, वो राज्य और केंद्र में बट जाएगा जो पैसा बचेगा। तो पहला भी गलत, दूसरा भी गलत, अर्थात डी हो जाएगा, ना तो पहला सही है ना ही दूसरा। अगला प्रश्न यहाँ पे, हॉट स्प्रिंग की स्थिति और राज्य की बात करें, जैसे मणिकरण उत्तराखंड में है, युमथांग सिक्किम में, और पनामिक अरुणाचल प्रदेश। अब यहाँ पे तीनों पूछा जा रहा है कि जो गर्म झरने या गर्म जल स्रोत है उसके बारे में पूछ रहा है कि कौन सा इसका सही सुमेलित है। तो आप यहाँ पर देखोगे कि मणिकरण की अगर हम बात करें तो ये हिमाचल प्रदेश के अंतर्गत आता है, न कि उत्तराखंड, तो ये गलत हो जाएगा। यहाँ पे होना चाहिए था हिमाचल प्रदेश, तब तो ये सही हो जाता है, क्योंकि मुख्य रूप से हिंदू और सिख समुदाय का तीर्थ स्थल माना जाता है। युमथांग की बात करेंगे तो युमथांग आपका सही है, ये सिक्किम के अंतर्गत पाया जाता है, लगभग 11,800 फीट से अधिक ऊंचाई पर है, लाचुंग नदी पर अवस्थित है, तो दूसरा सही है। पनामिक की बात करेंगे तो पनामिक आपका यहाँ पर नहीं है, पनामिक स्पेशली लद्दाख में पाया जाता है। कहाँ पर? लद्दाख में पाया जाता है। तो इस आधार पर कह सकते हो कि केवल एक सही है, वो भी दूसरा वाला, बाकी सब गलत है। अगर आपको उत्तराखंड के जानने हैं तो उत्तराखंड में स्पेशली गौरी कुंड हो गया, ऋषि कुंड हो गया, सूर्य कुंड हो गया, ये सब मुख्य हैं जो उत्तराखंड में पाए जाते हैं। और हिमाचल प्रदेश में कौन से होते हैं? जैसे खीर गंगा, कसोल, वशिष्ठ, ये सभी के सभी हिमाचल प्रदेश में है। अगला प्रश्न नंबर है आपका 40 और जो टाइगर रिजर्व से संबंधित बातों के बारे में है। यहाँ पर देखते हैं, मध्य प्रदेश में स्थित वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व के अंतर्गत नोरादेही और वीरांगना दुर्गावती अभ्यारण्य को शामिल किया गया। यह बात सही है बिल्कुल, क्योंकि इन दोनों को मिला के ही वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व का नाम दे दिया गया है, यह बात सही है। दूसरा है, धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व बनास नदी के पश्चिमी तट पर स्थित है क्या? इस पे ध्यान देना जरा ढंग से। क्या कह रहा है ये कि धौलपुर जो है, धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व, ये बनास नदी के पश्चिमी तट पर है क्या? तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, क्योंकि असल में ये बनास नदी पर नहीं है, बल्कि चंबल नदी के तट पर स्थित है, चंबल नदी के पश्चिमी तट पे, जो कि राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा का निर्धारण करती है, तो वहां पर है, तो इसलिए ये तो गलत हो गया। वर्तमान में देश में टाइगर रिजर्व की दूसरी सर्वाधिक संख्या महाराष्ट्र में मौजूद है। बिल्कुल सही बात है कि महाराष्ट्र में मौजूद है। अगर मैं बात करूं सबसे अधिक टाइगर रिजर्व जो है दोस्तों वो कहाँ पे है? 7 एमपी में है। और दूसरे नंबर पे अगर मैं बात करूं महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र के पास कितने टाइगर रिजर्व है? 6, सेकंड नंबर पे आता है। तो ये बात तो बिल्कुल सही है कि सबसे अधिक एमपी में और दूसरे नंबर पे आप पूछा जा रहा है कि सर्वाधिक संख्या महाराष्ट्र में है, तो पहला भी सही है और तीसरा भी सही है। इस आधार पर सी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर, एडेप्टेशन गैप रिपोर्ट 2023 के बारे में बात करनी है। एडेप्टेशन गैप रिपोर्ट के बारे में बात करेंगे हम। यह रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूनेप के द्वारा जारी की जाती है, यह बात बिल्कुल सही है। दूसरी है, इस रिपोर्ट में जलवायु परिवर्तन से संबंधित अनुकूल कार्यों की योजना बनाने, उनके वित्त पोषण और कार्यान्वयन में हुई प्रगति की समीक्षा की जाती है। बिल्कुल सही है कि क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड जो भी प्लानिंग बनाई गई थी यूनेप के द्वारा, उसमें क्या फंडिंग की गई, क्या उसका इंप्लीमेंटेशन हुआ, इसकी रिपोर्ट चेक की जाती है, कितनी इसमें प्रोग्रेस हुई, तो यह भी सही है।
तीसरा है, इस रिपोर्ट के अनुसार गत 5 वर्षों में विकासशील देशों में सार्वजनिक बहुपक्षीय और द्विपक्षीय अनुकूलन वित्त के प्रवाह में लगातार वृद्धि हुई है क्या? तो अगर हम इस स्टेटमेंट में देखें तो लगातार वृद्धि नहीं हुई है, कभी पैसा ज्यादा मिला, कभी पैसा कम मिला। जैसे अगर आप देखोगे 2021 में ही 15% से घटकर $21 बिलियन पे रह गया, अर्थात कि 2021 में देखोगे कि पिछले 2 वर्षों की अपेक्षा ये पैसा लगातार घटता जा रहा है। तो यहाँ पे वृद्धि नहीं हो रही है, बल्कि विकासशील देशों के पास पैसा कम पहुंच रहा है। तो पहला दूसरा तो सही है, इसलिए केवल 2 युग्म सही हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित गैसों पर विचार कीजिए और हम कहते हैं उपर्युक्त गैसों में से कौन सी शुक्र ग्रह के वायुमंडल में शामिल होती है। तो यहाँ पर आप देखोगे कार्बन डाइऑक्साइड भी है, जलवाष्प भी है, ऑक्सीजन भी है, नाइट्रोजन भी है और सल्फर डाइऑक्साइड भी है। ये हर प्रकार की गैसें यहाँ पर पाई जाती हैं शुक्र ग्रह में। लेकिन अगर मैं कहूँ शुक्र ग्रह के बारे में तो 96% से अधिक लगभग यही केवल अकेली एकमात्र गैस है जो कि पृथ्वी पे कितनी है, 0.003% के आसपास केवल है पृथ्वी पर। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखोगे शुक्र पे तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा लगभग 96% है और यहाँ पे नाइट्रोजन की बात करेंगे तो 3.5% है, जबकि पृथ्वी पे कितनी दोस्तों, लगभग 78% तक नाइट्रोजन है। तो देखा जाए बाकी जलवाष्प, ऑक्सीजन, सल्फर डाइऑक्साइड सभी है थोड़ा थोड़ा करके अल्प मात्रा में, लेकिन सारी गैसें हैं वहां पर। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पे 43 नंबर पे, भारतीय इतिहास के संदर्भ में क्रिस्टोडास पॉल, वीएन मांडलिक और रासबिहारी घोष जैसे नेताओं में क्या समानता थी? रासबिहारी घोष के ही अगर नाम पे आप देखना चाहोगे तो आपको मिल जाएगा कि ये गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद के सदस्य रह चुके थे। तो यही आपका स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका 44 नंबर पे, हाल ही में जारी की गई पशुपालन सांख्यिकी रिपोर्ट जो 2023 आई, तो इस रिपोर्ट के बारे में अगर हम बात करें, हालांकि जब मैं करंट अफेयर्स की सीरीज पढ़ा रहा था तो वहां पर ये सारी चीजें मैंने हैंड रिटन नोट्स में करंट अफेयर्स में ये सारे जो आंकड़े हैं उसको लिखा था, तो वहां से भी आप इन सब चीजों को कवर कर सकते हो। प्रश्न कह रहा है आपसे 2022-23 के दौरान सर्वाधिक दुग्ध उत्पादन जो है कि राज्य गुजरात था क्या? आपको पता होना चाहिए 22-23 की बात कर रहा है और ये रिपोर्ट भी 22-23 के नाम से थी। तो सर्वाधिक जो दूध का प्रोडक्शन हो रहा था वो हो रहा था हमारे यूपी में। कहां पर हो रहा था? यूपी में हो रहा था। और यूपी में जो योगदान हुआ पूरे भारत में कितना, 15.72%। सेकंड नंबर पे आता है आपका राजस्थान, सेकंड नंबर पे राजस्थान जो कि 14.44% है। तो इसमें गुजरात का तो कोई नामो निशान नहीं है इस समय, तो हालांकि है लेकिन बाद में आता है, मतलब गुजरात चौथे नंबर पे आएगा, लेकिन यूपी और राजस्थान हो गया। अगला प्रश्न यहाँ पे मतलब इसी में स्टेटमेंट है, कुल अंडा उत्पादन में सर्वाधिक योगदान क्या आंध्र प्रदेश का है? बिल्कुल सही बात है, क्योंकि कुल अंडे उत्पादन में लगभग 20% या 20.13% का योगदान आंध्र प्रदेश का है। और कुल ऊन उत्पादन में सर्वाधिक योगदान क्या राजस्थान का है? ऊन उत्पादन की बात की जा रही है तो हाँ कह सकते हो आप कि लगभग 47.98% के साथ जो है कि राजस्थान का नंबर 1 पे स्थान आता है और सेकंड नंबर जम्मू कश्मीर का स्थान आता है। तो यहाँ पर पहला स्टेटमेंट गलत, दूसरा सही, तीसरा सही, अर्थात केवल 2 युग्म हैं जो सही सुमेलित है, तो इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 45 आता है। 45 नंबर किधर है? ये रहा 45। निवारक निरोध के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए जो कि आर्टिकल नंबर 22 से संबंधित है। भारत का संविधान किसी व्यक्ति को न्यायालय द्वारा सुनवाई और दोष सिद्धि के बिना निरुद्ध किए जाने का प्रावधान करता है। केवल संसद को ही ऐसा कानून बनाने का अधिकार है जिसके तहत निवारक निरोध को आदेश दिया जा सकता है। निवारक निरोध संबंधी आदेश सामान्यतः जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी किए जाते हैं तथा यह अधिकार पुलिस को नहीं सौंपा जाएगा। और उच्चतम न्यायालय द्वारा यह निर्धारित किया जाता है कि निवारक निरोध के तहत किसी भी व्यक्ति को अधिकतम किस अवधि तक निरुद्ध किया जा सकता है। तो पहला स्टेटमेंट अगर आप देखोगे तो पहला बिल्कुल सही है कि भारत का संविधान ही आर्टिकल नंबर 20 के कई सारे क्लॉज हैं, 21, 2, 3, 4 ऐसे करके, उसमें स्पष्ट कहता है कि किसी भी व्यक्ति को आप न्यायालय की सुनवाई के बिना भी, आप दोष सिद्धि के बिना भी आप निरुद्ध कर सकते हो, यानी कि संदेह के आधार पर ही आप उसे गिरफ्तार कर सकते हो कि आगामी कुछ समय में या हो सकता है आगे कुछ पलों में, कुछ समय में ये कोई आतंकवादी या किसी भी प्रकार की ऐसी घटना घटित कर सकता है, तो उस घटना को रोकने के लिए ही इस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा सकता है। पहला स्टेटमेंट तो सही है। अगर दूसरी बात करें कि केवल संसद को ही ऐसा कानून बनाने का अधिकार है जिसके तहत निवारक निरोध आदेश दिया जा सकता है, यह बात गलत है। संसद के साथ साथ आपकी राज्य सरकार भी इस तरीके के कानून बना सकती है, तो संसद और राज्य दोनों के पास है, केवल संसद के पास नहीं है, इसलिए यहाँ पे दूसरा गलत हो गया। तीसरा कह रहा है निवारक निरोध संबंधी आदेश सामान्यतः जिला मजिस्ट्रेट के द्वारा ही जारी किया जाता है और यह अधिकार पुलिस को नहीं सौंपा जाएगा, तो यह बात गलत है। यह अधिकार पुलिस को भी सौंपा जा सकता है, क्योंकि देखा जाए तो जिला मजिस्ट्रेट ही जारी करता है, लेकिन अगर राज्य विधानमंडल चाहता है या राज्य विधानमंडल इसमें संशोधन करे तो यह अधिकार पुलिस को भी सौंपा जा सकता है, तो यह भी गलत हो गया। उच्चतम न्यायालय द्वारा यह निर्धारित किया जाता है कि निवारक निरोध के तहत किसी भी व्यक्ति को अधिकतम किस अवधि तक मतलब कि निरुद्ध किया जा सकता है, तो देखा जाए तो यह आर्टिकल नंबर 22 के तहत ही
उसमें लिखा रहता है कि भाई अगर 3 महीने तक तो सामान्यतः निवारक निरोध रहता है, अगर 3 महीने से अधिक अवधि तक अगर आपको निवारक रखना है तो इसके लिए एक सलाहकार बोर्ड तैयार किया जाता है जो कि जांच करता है और फिर उसके बाद वो आदेश देता है। तो इसमें कोई उच्चतम न्यायालय ही शामिल नहीं होता है, इसमें वरिष्ठ न्यायाधीश जरूर आ सकता है लेकिन उच्चतम न्यायालय कंपल्सरी नहीं है, तो यह भी गलत है। तो केवल और केवल पहला ही सही है, अर्थात इसका ऑप्शन हो जाएगा केवल 45 का ए, यानी कि केवल एक स्टेटमेंट ही सही है इसका। अगला प्रश्न 46 नंबर पे देखते हैं। उच्चतम न्यायालय के अधिकारियों और सेवकों की नियुक्ति भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा की जाती है, यानी हाईकोर्ट के अंतर्गत बात की जा रही है। तो हाईकोर्ट के अंतर्गत अगर आप देखोगे आर्टिकल नंबर 146 का ये प्रोविजन कहता है कि सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस होते हैं अर्थात चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, वो सुप्रीम कोर्ट के अधिकारियों और सेवकों की नियुक्ति कर सकते हैं। आर्टिकल नंबर 146 कहता है, पहला सही हो गया। दूसरा कह रहा है न्यायाधीश संरक्षण अधिनियम 1985 किसी न्यायाधीश के विरुद्ध उसके न्यायिक कर्तव्य के दौरान किए गए किसी भी कार्य के लिए सिविल या दांडिक कार्यवाही को प्रतिबंधित करता है, यह बात भी सही है, अदरवाइज ये न्यायिक अवमानना मान ली जाएगी, इसीलिए यह कहा जाता है कि उसके प्रति कोई भी खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाएगी उस दौरान। थर्ड स्टेटमेंट को देखें, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों मतलब वेतन और सेवा शर्तें अधिनियम निर्धारित किया था, और जबकि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन राज्य के राज्यपाल द्वारा निर्धारित किया था, यह बात गलत है। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों के लिए ही संसद जो है कि नियम बनाती है, दोनों के लिए संसद यानी कि केंद्रीय स्तर से, यहाँ पर किसी प्रकार की चीजों के लिए राज्य शामिल नहीं होता है। तो ये बात गलत हो गई और केवल दो ही सही हो गए, यानी पहला और दूसरा सही है। अगला प्रश्न है 47। नियो बैंक के बारे में हम बात करेंगे। किसके बारे में? नियो बैंक। असल में होता क्या है, ये केवल ऑनलाइन उपस्थिति वाले वित्तीय संस्थान है जो डिजिटल रूप से काम करते हैं। जैसे आपने देखा होगा कई बार इसका ऐड आता है आपके सामने डीजी बैंक के रूप में। डीजी बैंक क्या होता है? असल में ऑनलाइन बैंक होते हैं। या फिर अगर आपने एयरटेल बैंक के नाम सुने होंगे तो एयरटेल बैंक भी क्या एक ऑनलाइन बैंक है। या फिर पेटीएम बैंक के बारे में सुना होगा, हालांकि अब तो ये बंद हो गया, लेकिन ये भी ऑनलाइन बैंक है। तो इसी को हम नियो बैंक कहते हैं। नियो बैंक इसी को कहते हैं। यहां पर कह रहा है ये केवल ऑनलाइन उपस्थिति वाले वित्तीय संस्थान और डिजिटल रूप से कार्य करते हैं, यह बात सही है। दूसरे स्टेटमेंट को अगर हम देखते हैं कि ये बैंकिंग लाइसेंस के लिए आवेदन नहीं कर सकते, लेकिन बैंक की सभी सेवाएं ऑनलाइन प्रदान करते हैं। तो क्या ये बैंकिंग लाइसेंस के लिए मतलब ये प्रदान नहीं कर सकते या लाइसेंस नहीं ले सकते हैं? तो हम देखते हैं कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आपको बैंकिंग सेवाएं देनी है तो उसके लिए लाइसेंस तो लेना पड़ेगा, बिना लाइसेंस के तो आप काम कर नहीं सकते, आरबीआई आपको रेगुलेट करेगा। इसीलिए पहला स्टेटमेंट गलत मतलब सही है और दूसरा यहाँ पर गलत हो जाएगा, तो केवल पहला ही सही होगा। अगला प्रश्न 48। हाल ही में सुर्खियों में रहा एक पद जोसुराबलिन यानी कि जोसुराबल्पिन के बारे में बात करेंगे। तो ये क्या है दोस्तों? ये एंटीबायोटिक एक दवाओं का एक नया वर्ग है जो दवा प्रतिरोधी जीवाणु स्ट्रेन का निपटान करता है, तो इसके बारे में है। अगला प्रश्न है आपका 49 नंबर पे, क्या कहता है? अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन कन्वेंशन 1 के संदर्भ में यह प्रतिदिन 8 घंटे कार्य और सप्ताह में 48 घंटे कार्य का मानक निर्धारित करता है। यह बात सही है, क्योंकि अगर आप प्रतिदिन 8 घंटे कर रहे हो और एक हफ्ते में केवल आपको 6 दिन काम करने की बात करता है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। हालांकि 7वां दिन क्या होता है वो आपकी छुट्टी के लिए निर्धारित किया जाता है, इसलिए इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन कहता है कि 8 घंटे के हिसाब से आप 6 दिन करोगे तो 8 × 48 घंटे सही है। आईएलओ द्वारा कार्य के घंटों की परिभाषा से जुड़े मुद्दों के कारण भारत ने अभी तक इस कन्वेंशन की अभिपुष्टि नहीं की है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, भारत ने भी इसकी अभिपुष्टि कर दी है, इसलिए दूसरा सही नहीं है, पहला ही केवल सही है। और यहाँ पे दूसरा गलत है, तो केवल एक सही हो जाएगा। अगर अभी तक अभिपुष्टि नहीं की होती तो भारत भी तो 8 घंटे से ज्यादा काम करा सकता था फिर कई जगह। अगला प्रश्न है, यह वक्र एक प्रकार के उत्पाद की मात्रा को दर्शाता है जिसे एक एजेंट द्वारा दूसरे प्रकार के उत्पाद की प्रत्येक मात्रा के लिए निर्यात करेगा और जिसे वह आयात करता है। इसी कारण इस वक्र को पारस्परिक मांग वक्र भी कहा जाता है। ये जो स्टेटमेंट दिया जा रहा है ये सामान्यतः ऑफर वक्र के बारे में है। अगला प्रश्न है आपका 51। मौद्रिक नीति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वर्ष 2007 में पर्सी मिस्त्री समिति ने इसके गठन की सिफारिश की थी। मौद्रिक नीति समिति का मतलब होता है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। आरबीआई प्रत्येक 2 वर्ष में एक बार उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के संदर्भ में मुद्रास्फीति लक्ष्य निर्धारित करती है। आरबीआई को एक वर्ष में एमपीसी की कम से कम 2 बैठकें आयोजित करनी होती है और नामांकित सदस्य 4 वर्षों के लिए पद धारण करते हैं और ये पुनर्नियुक्ति के पात्र भी होते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे कि कौन सा सही है कौन सा गलत है, तो देखिए पहली बात अगर हम कहें कि पहला स्टेटमेंट तो सही है कि 2007 में पर्सी मिस्त्री समिति ने इसके गठन की बात की थी, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, तो ये बात तो सही है बिल्कुल। लेकिन अगर दूसरे स्टेटमेंट को अगर आप देखोगे, इसकी कार्यप्रणाली या संरचना में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे क्या होता है,
यहाँ पे कह रहा है कि आरबीआई प्रत्येक 2 वर्ष में एक बार नहीं बल्कि 5 वर्ष में एक बार उपभोक्ता मूल्य सूचकांक को मुद्रास्फीति लक्ष्य निर्धारित करता है, तो इसलिए यह भी गलत है। और आरबीआई एक वर्ष में एमपीसी की कम से कम 2 बैठकें आयोजित करता है, ये जरूरी नहीं है, बल्कि इसके लिए जो बैठक आयोजित करने का जो टारगेट दिया गया है वो ये है कि कम से कम एक वर्ष में 4 बैठकें आयोजित होनी चाहिए, 4, तो ये भी गलत है। और नामांकित सदस्य 4 वर्षों के लिए पद धारण करते हैं और ये पुनर्नियुक्ति के पात्र होते हैं कि नहीं, यह स्टेटमेंट पूछा जा रहा है, तो इसके बारे में मैं कहूंगा कि ये पुनर्नियुक्ति के पात्र भी नहीं होते हैं, इसलिए 2, 3, 4 गलत है, केवल एक सही है। अगले प्रश्न को देखते हैं 52 नंबर पे, निम्नलिखित में से किससे या किनसे अर्थव्यवस्था में मुद्रा आपूर्ति के बढ़ने की सर्वाधिक संभावना होती है, यानी लिक्विडिटी बढ़ने की संभावना। हालांकि ये इकोनॉमिक्स मेंस ओरिएंटेड जो मैं लेक्चर चला रहा था, अभी जो है कि थोड़ा टाइम नहीं मिल पा रहा है, उसमें जो है कि सारी चीजें मैंने डिस्कस की हैं। रिजर्व संबंधी आवश्यकताओं में वृद्धि, बैंक दरों में वृद्धि और केंद्रीय बैंक द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों की बिक्री, इनके द्वारा अगर आप कोई भी काम देखोगे तो लिक्विडिटी बढ़ने के कोई चांस नहीं है, तो यहाँ पे कोई नहीं, इनमें से कोई भी ऑप्शन नहीं है। अगला प्रश्न है अविश्वास प्रस्ताव के संदर्भ में। पहला अविश्वास प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू जी के कार्यकाल में प्रस्तुत किया गया था। स्वतंत्रता के पश्चात कोई भी अविश्वास प्रस्ताव पारित नहीं हुआ। लोकसभा की प्रक्रिया के नियमों के अनुसार अविश्वास प्रस्ताव स्वीकार होने के बाद राष्ट्रपति उस पर चर्चा की तिथि को विनिर्दिष्ट करेगा। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे कौन सा सही होगा, ठीक है, तो अभी क्या था कि कांग्रेस के एक उपनेता थे गौरव गोगोई, इन्होंने जो है कि सरकार के विरुद्ध एक अविश्वास प्रस्ताव लाया था जिसको ओम बिरला जी ने स्वीकार कर लिया था। हालांकि अगर इसके बारे में बात करें कि कौन सा स्टेटमेंट सही है कौन सा नहीं, तो 1963 में दोस्तों, कब 1963 में जो पहला अविश्वास प्रस्ताव आया था वो जवाहरलाल नेहरू जी के खिलाफ आया था, उनकी गवर्नमेंट के खिलाफ जेबी कृपलानी साहब ने इसको प्रस्तुत किया था और उस समय नेहरू जी की जो है कि सरकार थी और उनके पास पर्याप्त बहुमत भी था, तो ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है। दूसरे स्टेटमेंट की अगर मैं बात करूं कि स्वतंत्रता के पश्चात अभी तक कोई भी अविश्वास ऐसा है कि जो पारित नहीं किया गया है, मतलब पारित नहीं हुआ, तो यह बात भी बिल्कुल सही है कि अभी तक अविश्वास प्रस्ताव कोई ऐसा नहीं है जो प्रस्ताव पारित होने के बाद सरकार गिर गई हो, ठीक है, क्योंकि हर सरकार के पास बहुमत था, तो यह भी सही है। तीसरा, लोकसभा की प्रक्रिया के नियमों के अनुसार अविश्वास प्रस्ताव स्वीकार होने के बाद राष्ट्रपति उस पर चर्चा करने की तिथि को विनिर्दिष्ट करेंगे, तो राष्ट्रपति नहीं करता बल्कि अध्यक्ष महोदय करते हैं, लोकसभा स्पीकर। वो कहते हैं कि जिस दिन मैंने इसको स्वीकार कर लिया है कि ठीक है आप एक अविश्वास प्रस्ताव ला सकते हो, उसके 10 दिन के अंदर आपको चर्चा करनी होती है और ये प्रमाणिकता लोकसभा स्पीकर देता है, न कि राष्ट्रपति। तो तीसरा गलत है, इसलिए केवल 2 ही युग्म सही है। अगला प्रश्न 54, हाल ही में सुर्खियों में रहे नैनो स्ट्रक्चर्ड हाई कार्बन हार्ड कार्बन फ्लोरेट्स एनसीएफ के बारे में बात करेंगे। इसके बारे में तो यहाँ पे कह रहा है एनसीएफ ने क्रोमियम जैसे मौजूदा कोटिंग पदार्थ की तुलना में उच्चतम सोलर थर्मल कन्वर्जन की दक्षता दर्शाई है, ये बात सही है। एनसीएफ का उत्पादन महंगा और उपयोग में जटिल है, जो इसे विकास के वर्तमान चरण में कम आकर्षक विकल्प बनाता है, तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है, ठीक है। अगर हम इसके बारे में बात करें तो ये स्टेटमेंट गलत है, तो दूसरा गलत है, केवल पहला ही सही है। अगला प्रश्न यहाँ पे 55, यह एक ऐसी लिखत है जिसका किसी विदेशी कंपनी द्वारा धन जुटाने के उद्देश्य से भारतीय प्रतिभूति बाजार तक पहुंच प्राप्त करने के लिए उपयोग किया जाता है और इसे जारीकर्ता कंपनी की अंतर्निहित इक्विटी के विरुद्ध घरेलू निक्षेपागार द्वारा जारी की गई लिखत के बारे में इसको कहते हैं। तो ये असल में क्या होता है, ये आपकी एक डिपोजिटरी होती है जिसको हम इंडियन डिपोजिटरी रिसिप्ट कहते हैं, यानी कि IDR भी इसको हम बोल देते हैं। अगला प्रश्न है आपका 56 नंबर पे, यहाँ पे हम देखते हैं कुछ किले हैं और उसका स्थान जिसका मिलान हमें करना है। अगर हम देखते हैं सिंधुदुर्ग किला क्या महाराष्ट्र में है, जिंजी किला क्या तमिलनाडु में है, विजयदुर्ग किला क्या आंध्र प्रदेश में है, तो यह पूछा जा रहा है। तो देखिए जो आपका सिंधुदुर्ग किला है वो तो महाराष्ट्र में है, ये बात बिल्कुल सही हो गई। लेकिन अगर हम और किलों की बात करें जिंजी किले की, तो यह तमिलनाडु में, यह भी बात सही है। विजयदुर्ग किले की बात करेंगे तो आंध्र प्रदेश में ही है, ये भी दोस्तों महाराष्ट्र में, तो तीसरा गलत है, केवल 2 सही है। अगला प्रश्न 57, यहाँ पे कह रहा है कि सैफिर सिम्पसन स्केल का उपयोग किसके लिए किया जाता है। ये स्पेशल चक्रवात की जो इंटेंसिटी होती है, जो तीव्रता होती है, इसको मापने के लिए सैफिर सिम्पसन जो हरिकेन विंड स्केल के नाम से पूरा जाता है, इसको नापा जाता है। फिर अगला प्रश्न यहाँ पे 58, यहाँ पे युद्ध है और संबंधित गवर्नर जनरल कौन कौन से सही सुमेलित हैं। जब आपका द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध हो रहा था, जो कि लगभग 1852 से लेकर 53 तक हो रहा था, क्या उस समय गवर्नर जनरल लॉर्ड एम्स्टर्डम थे, तो बिल्कुल गलत है। उस समय भारत में गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी थे, जो कि व्यपगत का सिद्धांत वगैरह लगा रहे थे, ठीक है, तो ये तो गलत हो गया। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध की बात करें जो कि 1845 से 46 के बीच में हुआ था, जब अजीत सिंह यहाँ पे थे,
ठीक। तो इसकी अगर हम बात करें तो इस समय लॉर्ड हार्डिंग थे, यह बात सही है बिल्कुल। और अगर प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध की बात करेंगे जो यांडबू की संधि के द्वारा जो है कि समाप्त होता है 1839 से 42 के बीच में होता है, और इस समय क्या लॉर्ड ऑकलैंड ही थे, तो यह भी सही है। इसलिए दूसरा और तीसरा सही है, अर्थात केवल 2 सही हो जाएंगे। अगला प्रश्न है यहाँ पे 59 पे अगर हम देखें, हाल ही में सुर्खियों में रहा उल्लास मोबाइल एप्लीकेशन किसको व्यापक रूप से सुलभ बनाने के लिए टेक्नोलॉजी की क्षमता को दर्शाता है, तो बुनियादी साक्षरता के लिए उल्लास को डेवलप किया गया। और ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 की तीसरी वर्षगांठ थी, इस दौरान दिल्ली के मतलब प्रगति मैदान में जो भारत मंडपम था, यहाँ से नरेंद्र मोदी जी ने इसको लॉन्च किया था। इसके बाद अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 60 पे, प्रकाश प्रदूषण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रकाश प्रदूषण प्राकृतिक बाह्य प्रकाश के स्तर में मानव जनित कारणों से होने वाले परिवर्तन को संदर्भित करता है, तो यह बात तो सही है। प्रकाश प्रदूषण उन देशज समुदायों को प्रभावित करता है जो रात्रि के समय आकाश को अपनी सांस्कृतिक पहचान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा मानते हैं, तो इसको क्या कहें, हम सही कहेंगे कि नहीं, बिल्कुल कहेंगे। और हाल ही में कान्हा टाइगर रिजर्व भारत का पहला डार्क स्काई पार्क बन गया, ये तो गलत है भाई, ये नहीं बना था, बल्कि कौन सा बना था, पेंच टाइगर रिजर्व जो महाराष्ट्र का था, ये भारत का पहला डार्क स्काई पार्क बन गया है। अब बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन हो जाएगा कि सर हमने तो पढ़ा था चांगथांग, वो डार्क स्काई रिजर्व था, पार्क नहीं था, ठीक है, इसलिए यहाँ पे कंफ्यूजन मत करना, ये पहला और दूसरा ही केवल सही है। अगला प्रश्न हो जाएगा, यहाँ पे कुछ देश दिए हुए हैं और पूछ रहा है उपयुक्त में से किन परमाणु हथियार संपन्न देशों ने व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध यानी कि सीटीबीटी कंप्रिहेंशन टेस्ट बैन ट्रीटी पर हस्ताक्षर और पुष्टि अभी तक नहीं की है। तो देखिए सीटीबीटी की बात करेंगे, जो सामान्यतः 1996 में ये संधि आई थी, ये संधि कब आई थी, 1996 में आई थी। और इसमें अगर हम देखें तो न तो इजराइल, उत्तर कोरिया, भारत, चीन, पाकिस्तान, इन पांचों ने ही हस्ताक्षर नहीं किया इस पर, ठीक है, इन पांचों ने अभी तक इस पर हस्ताक्षर और पुष्टि नहीं की है, तो डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा आपका केएफडी यानी कि क्यासानूर फॉरेस्ट डिजीज के बारे में बात कर रहा है। यह रोग फलाहारी चमगादड़ यानी कि फ्रूट बैट के काटने से होता है। यह केवल भारत के दक्षिणी भाग के लिए स्थानीयकृत रोग है। केएफडी के लिए कोई विशिष्ट उपचार उपलब्ध नहीं है। केएफडी ने एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संचारित होने की क्षमता प्रदर्शित की है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कौन कौन से स्टेटमेंट आपके सही हो जाएंगे, तो केवल एक स्टेटमेंट ऐसा है जो सही होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ कह रहा है कि यह रोग फलाचारी चमगादड़ के काटने से होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, बल्कि यह जो किलनी होती है ना, उनके काटने से होता है। किलनी किसे कहते हैं? जिन लोगों ने गाय भैंस को पाला होगा, गाय भैंस या मवेशी जो पालते होंगे, तो आप उनके बॉडी पर देखोगे छोटी छोटी जो है कि एक जू टाइप की एक कीड़े लगे रहते हैं। उनके काटने से जो है कि अगर वो मनुष्यों के ऊपर चढ़ जाए, और ये सामान्यतः बीमारी उनको होती है जो मवेशी लोगों को पालते हैं, जो गाय भैंस का सेवा पानी करते हैं या उनकी देखभाल करते हैं, खाना पीना खिलाते हैं, तो उनकी सेवा पानी करते समय बहुत लोग उनको जो है कि छुड़ाते हैं, खटमल की तरह, जू की तरह होते हैं, और वो जब इंसान को काट लेती है तब ये रोग पैदा हो जाता है। सामान्यतः ये बंदरों में भी पाए जाते हैं, तो ये गलत हो गया। दूसरा कह रहा है यह केवल भारत के दक्षिणी भाग में स्थानीयकृत रोग है। बिल्कुल, केरल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र वगैरह में ये डिजीज पाए जाते हैं। और केएफडी के लिए कोई विशिष्ट उपचार उपलब्ध नहीं है, ऐसा नहीं है, अब तो इसके लिए विचार उपलब्ध करा दिए गए हैं, मतलब बहुत सारे जो है कि उपचार हो चुके हैं, क्योंकि पहली बार इस केस का पता चला था 1957, और तब से लेके आज तक में कोई उपचार ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। केएफडी ने एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संचारित होने की क्षमता दिखाई। क्या ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ट्रांसमिट हो सकता है? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के संपर्क में आने पर यह बीमारी नहीं फैलती है, ठीक है। तो यहाँ पे केवल सही हो जाएगा दूसरा वाला, यानी केवल एक स्टेटमेंट ही सही है। अगले प्रश्न को देखते हैं 63 नंबर पे, सभी महासागरों में अटलांटिक महासागर के सतही जल की लवणता सर्वाधिक है। हिंद महासागर में पृथ्वी का सर्वाधिक गहरा बिंदु स्थित है, और सभी महासागरों में आर्कटिक महासागर सबसे छोटा और उथला है, ऐसा माना जाता है। अब इसमें बात करेंगे कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो देखिए, अगर हम बात करें, हिंद महासागर में पृथ्वी का सर्वाधिक गहरा बिंदु नहीं है, क्योंकि जो सबसे गहरा बिंदु होता है उसका नाम होता है चैलेंजर डीप, या यूं कहें कि इसको मेरियाना गर्त भी कहते हैं, और ये हिंद महासागर में नहीं होता है, बल्कि पैसिफिक ओशन में होता है मेरियाना गर्त, तो ये तो गलत हो गया। बाकी अटलांटिक महासागर में सतही जल की लवणता सर्वाधिक पाई जाती है, यह बात बिल्कुल सही है। और तीसरा स्टेटमेंट भी सही है कि आर्कटिक महासागर सबसे छोटा और सबसे उथला है, यानी कि ये गहरा नहीं है बहुत ज्यादा, सामान्यतः यूरेशिया और उत्तरी अमेरिका से घिरा हुआ है ऊपर की साइड में, और ये बहुत गहरा नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट सही है, पहला और तीसरा, लेकिन दूसरा गलत है। आगे बात करेंगे रैट्स की। रीजनल एंटी टेररिज्म जो स्ट्रक्चर यानी कि क्षेत्रीय आतंकवाद रोधी संरचना, इसके बारे में बात करेंगे। ये एससीओ से संबंधित है। किससे संबंधित है? एससीओ से संबंधित है। यहाँ पर बात करेंगे रैट संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के तत्वाधान में कार्य करता है, गलत, ये एससीओ के अंतर्गत काम करता है। इसकी स्वयं की शांति सेनाएं हैं जो सदस्य देशों के भीतर संघर्षरत सेना क्षेत्रों में तैनात की जाती है, यह भी गलत है। और इसका मुख्यालय भारत की राजधानी नई दिल्ली में स्थित है, यह भी गलत है, क्योंकि इसका मुख्यालय कहाँ पर है? अगर आपको मैं बताना चाहूँ तो इसका मुख्यालय
उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद है, ठीक है, क्योंकि उज्बेकिस्तान भी क्या एससीओ का मेंबर है, तो वहां पर स्थित है, इसलिए कोई भी सही नहीं है। अगला प्रश्न है 65। इलेक्ट्रिक वाहनों की बढ़ती संख्या के कारण वाहनों के टायरों में होने वाले प्रदूषण की मात्रा में वृद्धि हो रही है। इलेक्ट्रिक वाहनों की बैटरियों के कारण उनका अतिरिक्त भार अधिक घर्षण पैदा करता है और जिससे कई विषाक्त और कैंसरकारी रसायन जैसे जैसे कि 6 ppd का भी उत्सर्जन हो रहा है। तो ये बात दोनों सही है। तो ये बिल्कुल मत समझिए कि इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल को अगर हम प्रयोग में ला देंगे तो हम बहुत बड़ी समस्याओं से निजात पा जाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। विज्ञान हमेशा अभिशाप के साथ वरदान होता है, तो वरदान अगर दे रहा है इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल के साथ तो कहीं ना कहीं अभिशाप भी दे रहा है, ठीक है। तो ये चीजें विज्ञान के साथ हमेशा चली आती हैं और इसी वजह से यूपीएससी में हर साल इस पे एक ना एक ऐसे जरूर रहता है। अगला प्रश्न है आपका 66। भारत के संविधान का अनुच्छेद 311 लोक सेवकों के लिए एक रक्षोपाय के रूप में कार्य करता है ताकि उन्हें मनमाने ढंग से सेवा से पदच्युत न किया जाए, और निम्नलिखित में से कितनी परिस्थितियों में से एक लोक सेवक को सुनवाई के उचित अवसर दिए जाने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पर देखोगे कि कौन कौन से ऐसे उचित अवसर होंगे जब उसे सुनवाई हेतु आवश्यक नहीं समझा जाएगा। सरकारी कर्मचारी का निलंबन, किसी लोक सेवक को एक ऐसे आचरण के आधार पर पदच्युत किया जाए जिसके लिए आपराधिक आरोप उसे सिद्ध दोष ठहराया गया हो, और अनिवार्य सेवानिवृत्ति अगर सेवानिवृत्ति हो चुकी यदि वह व्यक्ति परिवीक्षणाधीन है यानी कि किसी जांच के अधीन है। तो चारों स्टेटमेंट यहाँ पर सही हो जाएंगे, ठीक है, चारों स्टेटमेंट सही हो जाएंगे। अगला प्रश्न यहाँ पे सेंटियागो नेटवर्क के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हैं। सेंटियागो नेटवर्क क्या कह रहा है, तो इसको देख लेते हैं हम लोग। कह रहा है कि सेंटियागो नेटवर्क जलवायु परिवर्तन के कारण होने वाली क्षति और हानि यानी हानि एवं क्षति लॉस एंड डैमेज से निपटने के लिए विकासशील देशों का समर्थन करने के लिए विभिन्न संगठनों, निकायों, नेटवर्क और विशेषज्ञों की तकनीकी सहायता प्राप्त करने पर केंद्रित होता है दृष्टिकोण। तो ये बिल्कुल सही है। दूसरा है सेंटियागो नेटवर्क की स्थापना मिस्र के शर्म अल शेख में आयोजित COP27 के दौरान की गई थी। तो यह बात गलत हो जाएगी, क्योंकि अगर हम इसकी बात करें लॉस एंड डैमेज की बात करें अगर हम इसकी, तो ये 2019 में जो COP25 हुआ था ना मैड्रिड, वहां पर ही जो है कि इसको एक्सेप्ट कर लिया गया था। तो इसलिए दूसरा गलत हो जाएगा। आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए संयुक्त राष्ट्र कार्यालय UNDRR और परियोजना सेवाओं के लिए संयुक्त राष्ट्र कार्यालय सेंटियागो नेटवर्क के सचिवालय की मेजबानी करेंगे, यह भी सही है। तो यहाँ पर बस आपको यह ध्यान रखना है कि COP27 नहीं बल्कि COP25 जो कि 2019 मैड्रिड में हुआ था, वहीं पर जो है कि इसको एक्सेप्ट कर लिया गया था। इस आधार पर केवल 2 स्टेटमेंट ही सही है, अर्थात बी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पे 68। भारतीय मार्शल आर्ट है कुछ और इनके बारे में ही पूछा जा रहा है आपसे। भारतीय मार्शल आर्ट और उनके राज्य हैं जैसे काथीसामू, सिलंबम और गतका। अगर इनके बारे में बात की जाए तो आपको क्या मिलान करना है। देखो काथीसामू जो होता है वो आंध्र प्रदेश का होता है, कर्नाटक का नहीं, पहली चीज गलत होगी। सिमलम्ब की बात करेंगे तो केरल का नहीं होता बल्कि तमिलनाडु का होता है, और गतका की बात करेंगे तो ये पंजाब का होता है। तो केवल एक सही है, यानी कि केवल एक स्टेटमेंट सही है। अगला प्रश्न है हाल ही में धान की एक किस्म है PR23, इस पे चर्चा करिए और इसका सबसे उपयुक्त वर्णन कौन सा स्टेटमेंट करेगा। तो इसको देखोगे इसे प्रत्येक वर्ष बोने की जरूरत नहीं होती है, यह 4 वर्षों में लगातार 8 फसलें उत्पन्न कर सकती है। तो ये बात बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न 70। राष्ट्रीय क्षेत्राधिकार से परे जैव विविधता संधि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, और हम विचार करना शुरू कर देते हैं। क्या है स्टेटमेंट कि जो ये BBNJ है इसका मतलब है कि राष्ट्रीय क्षेत्राधिकार से परे जैव विविधता संधि। तो हम डायरेक्ट इसको यही बोलेंगे कि BBNJ संधि महासागर के उस भाग को कवर करती है जो किसी देश के अनन्य आर्थिक क्षेत्र पर स्थित है। तो अनन्य आर्थिक क्षेत्र का मतलब क्या हो गया, जो 200 नॉटिकल मील तक आती है, जो भी किसी देश की 200 नॉटिकल मील तक समुद्री दूरी आती है उस पर आधारित है। तो बिल्कुल सही बात है, यहाँ तक वही देश कवर करेगा। दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे कह रहा है कि BBNJ संधि सामुद्रिक आनुवंशिक संसाधनों पर डिजिटल अनुक्रम सूचना को शामिल करती है, जो सामुद्रिक है। तो इस पे भी सही है कि डिजिटल पूरी सूचना शामिल हो जाएगी। वहीं BBNJ संधि सामुद्रिक आनुवंशिक संसाधनों के संबंध में किसी भी गतिविधि को करने से पूर्व 3 माह की अग्रिम सूचना देना अनिवार्य बताती है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि 3 माह की, बल्कि 6 माह की अग्रिम सूचना आपको देनी पड़ेगी। तो इसलिए केवल 2 सही है, पहला और दूसरा, तीसरा गलत है। अगला प्रश्न 71। यहाँ पे इनसेट के बारे में बात की जाएगी कि कितनी गतिविधियों में भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह इनसेट प्रणाली का उपयोग किया जा सकता है, जैसे मौसम पूर्वानुमान, खोज एवं बचाव कार्य, नौ परिवहन और टेलीविजन प्रसारण। इसकी बात करेंगे तो इन चारों में ही जो है कि आप इनसेट यानी कि भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह प्रणाली का यूज कर सकते हो। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित सूक्ष्म जीवों में से कौन सा कंपोस्टिंग या जैव उपचारण बायो रेमेडिएशन की प्रक्रिया में भाग लेता है। जीवाणु, कवक, विषाणु। अब आपको लगेगा जीवाणु कवक तो सर सही है, विषाणु है कि नहीं, तो बिल्कुल सही सोच रहा। विषाणु से जो है कि हम कोई भी बायो रेमेडिएशन नहीं कर सकते हैं, बल्कि हम जीवाणु और कवक के माध्यम से हम कंपोस्टिंग और बायो रेमेडिएशन कर सकते हैं, अर्थात बी ऑप्शन सही हो जाएगा।
अगला प्रश्न, असाधारण या विशेष परिस्थितियों में संसद द्वारा विभिन्न अनुदान दिए जाते हैं। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा अनुदान तब दिया जाता है जब किसी नई सेवा पर प्रस्तावित व्यय को पूरा करने के लिए धन पुनर्वियोजित करना उपलब्ध कराया जाता है? तो इसे हम कहते हैं सांकेतिक अनुदान के रूप में इसको हम जानते हैं। अगला प्रश्न है आपका बेरोजगारी संकेतक और उसके विवरण, और यहां पूछ रहा है कि कौन सा युग्म सही सुमेलित है और कौन सा नहीं है। तो यहां पर अगर हम अगले प्रश्न को देखते हैं 74 नंबर पे क्या कह रहा है इसके बारे में, अगर आप देखोगे श्रमिक जनसंख्या अनुपात का मतलब क्या होता है? श्रम बल में नियोजित व्यक्तियों का प्रतिशत होता है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है, क्योंकि श्रमिक जनसंख्या अनुपात का मतलब होता है कि जो वर्कर पॉपुलेशन जो रेशियो है श्रमिक जनसंख्या अनुपात को जनसंख्या में नियोजित व्यक्तियों के प्रतिशत के रूप में परिभाषित करती है, श्रम बल के रूप में नहीं। ठीक है, जितने भी नियोजित व्यक्ति उसके रूप में परिभाषित करती है, न कि श्रम बल। तो पहला गलत। दूसरे की बात करें, श्रम बल भागीदारी दर जनसंख्या में काम करने वाले या काम की तलाश करने वाले काम के लिए उपलब्ध व्यक्तियों का प्रतिशत होता है, यह बात सही है। बेरोजगारी दर जनसंख्या में बेरोजगार व्यक्तियों का प्रतिशत होता है, ऐसा नहीं है। बेरोजगारी दर का मतलब होता है कि जो अनएम्प्लॉयमेंट जो रेट होती है वो श्रम बल यानी जनसंख्या नहीं बल्कि श्रम बल में बेरोजगार व्यक्तियों के प्रतिशत के रूप में परिभाषित होता है। अब ऐसे तो अगर आप जनसंख्या की बात करोगे तो उसकी बात नहीं हो रही, बल्कि जितने श्रम बल होते हैं उनके रेफरेंस में देखा जाता है कि कितने व्यक्ति बेरोजगार हैं, तो इसलिए केवल एक ही युग्म सही है। अगला प्रश्न है, कई प्रारंभिक बौद्ध मूर्तिकारों ने बुद्ध को मानव रूप में न दिखाकर उनकी उपस्थिति प्रतीकों के माध्यम से दर्शाने का प्रयास किया है, और इस संदर्भ में बौद्ध धर्म में मूर्तियों में रिक्त आसन यानी स्थान के प्रतीक द्वारा निम्नलिखित में से किस घटना को दर्शाया गया है? तो ये बुद्ध के ध्यान के बारे में कहा जा रहा है। अगला प्रश्न 76 है, भारत में दशकीय जनगणना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, भारत में दशकीय जो जनगणना है इसके बारे में विचार करना है। दशकीय जनगणना का संचालन सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अधीन महापंजीयक जनगणना आयुक्त के कार्यालय द्वारा किया जाता है। तो ये पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। क्यों मैंने कहा ऐसा? क्योंकि इसका जो कार्यान्वयन होता है वो गृह मंत्रालय के अधीन किया जाता है, न कि सांख्यिकी कार्यक्रम मंत्रालय, बल्कि कौन सा मंत्रालय देखेगा? गृह मंत्रालय देखेगा। तो पहला तो गलत हो गया। दूसरा, भारत में जनगणना का संचालन कार्यकारी के रूप में किया जाता है और इसका कोई सांविधिक आधार नहीं है। क्या ऐसा कुछ भी नहीं है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम बल्कि कहते हैं कि जनगणना जो अधिनियम है वो एक तैयार किया गया था 1948, इसके प्रावधानों के तहत ही जो है कि 10 वर्ष पे हम जनगणना करते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ये सांविधिक नहीं है, इसके लिए एक संसद के द्वारा अधिनियम बनाया गया है। तो दूसरा भी गलत, अर्थात डी हो जाएगा कि एक भी सही नहीं है। अगला प्रश्न, कौन से देश दक्षिण पूर्व एशिया शिखर सम्मेलन के सदस्य हैं? और यहाँ पर पूछा जा रहा है, तो आप देखोगे कि चीन भी है, भारत भी है, रूस भी है और संयुक्त राज्य अमेरिका भी, बल्कि ताइवान नहीं है दक्षिण पूर्व एशिया शिखर सम्मेलन जो होता है। तो यानी बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क के बारे में। इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क भारत के नेतृत्व में आरंभ की गई एक पहल है जो हिंद प्रशांत क्षेत्र में देशों की बीच साझेदारी को मजबूत करेगा। दूसरा, भारत IPEF के हिंद प्रशांत क्षेत्र से संबंधित सभी स्तंभों में शामिल हो गया है। आसियान समूह के सभी देश IPEF संस्थापक सदस्यों के अंतर्गत आते हैं कि नहीं? तो बड़ा ही अच्छा प्रश्न पूछा गया है। तो यहाँ पर देखोगे कि कोई भी स्टेटमेंट यहाँ पे सही नहीं है। क्यों मैंने कहा? क्योंकि जो इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क है ये भारत के नेतृत्व में नहीं दोस्तों, बल्कि USA के नेतृत्व में शुरू की गई थी। तो पहला गलत हो गया। दूसरे की अगर हम बात करें तो ये हिंद प्रशांत क्षेत्र में सभी स्तंभों में शामिल हो गया भारत, ऐसा नहीं है। भारत कुछ ही मामलों में जो है कि शामिल हुआ है 4 स्तंभों में मुख्य रूप से, और मतलब 4 स्तंभ तो टोटली है इसके, लेकिन सेकंड और फोर्थ में शामिल हुआ। वहीं अगर इसके हम संस्थापक देशों की बात करेंगे या भागीदारी देशों की, तो इसमें आसियान समूह के सभी देश इसमें भागीदार नहीं थे। ठीक है, आसियान समूह के इसमें जो है कि संस्थापक सदस्य थे। तो तीनों ही गलत हो गए, यानी डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है महाराष्ट्र के भक्तिकालीन संतों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नामदेव महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन के संस्थापक थे, तो हम कहेंगे कि ये बात सही है कि नहीं? तो आप कहोगे कि नहीं सर, क्योंकि नामदेव नहीं थे, बल्कि यहाँ पे आप ज्ञानदेव लिख सकते हो या फिर ज्ञानेश्वर जिसे हम कहते हैं। जो ज्ञानदेव हैं ये जो है कि भक्ति आंदोलन के संस्थापक थे महाराष्ट्र में। ज्ञानेश्वर या ज्ञानदेव ने मराठी भाषा में गीता पर एक मतलब कि टीका लिखी थी। क्या मराठी भाषा में? तो हम कह सकते हैं बिल्कुल कि ज्ञानदेव ने क्या किया, मराठी भाषा में गीता पर एक भाष्य लिखा था। ये बात सही है। महाराष्ट्र के धरकारी भक्ति संत पंढरपुर के भगवान विट्ठल के अनुयायी थे। क्या? तो भगवान विट्ठल के नहीं बल्कि भगवान राम के भक्त थे और रामदास के अनुयायी थे। तो इसलिए तीसरा भी गलत, पहला भी गलत, केवल आपका एक ऑप्शन ही सही होगा। अगला प्रश्न है यहाँ पे, मध्यकालीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में तरफ, जो तरफ पद है यह किसका उल्लेख करता है? भाई तरफ पद की बात करेंगे तो प्रादेशिक प्रभाग का उल्लेख करता है, और ये सामान्यतः अगर हम बात करें तो बहमनी साम्राज्य से संबंधित है। किससे? बहमनी साम्राज्य से संबंधित है, जो हसन गंगू से संबंधित था। अगला प्रश्न, मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा के संदर्भ में
यहाँ पे कहा जा रहा है कि UDHR यानी कि ह्यूमन राइट जो सार्वभौमिक जो यूनिवर्सल घोषणा की गई थी, इसको इन फुल फॉर्म कहें तो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑन ह्यूमन राइट्स है, 1948 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अपनाया गया था। तो यह बात बिल्कुल सही है। और यह संयुक्त राष्ट्र सदस्य देशों पर कानूनी रूप से बाध्यकारी है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं, बाध्यकारी बिल्कुल नहीं है। दूसरे देशों में उत्पीड़न से बचने के लिए शरण मांगने का अधिकार एक सार्वभौमिक मानवाधिकार है। हाँ, इसे बिल्कुल कहा जा सकता है। ऐसा नहीं है कि जिस देश में उत्पीड़न हो रहा है वहीं जबरदस्ती यहाँ पे आप शरणार्थी के रूप में शरण मांग सकते किसी भी देश से। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो पहला भी सही है, तीसरा भी सही है, अर्थात बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में असम में 9 वर्ष के अंतराल पे मोहजुज मनाया गया है। यह मोहजुज क्या होता है दोस्तों? मोहजुज यह एक है क्या मोहजुज के बारे में, तो एक पारंपरिक भैंसों की लड़ाई है, पारंपरिक भैंसों की लड़ाई है, इसको मोहजुज कहा जाता है। यह असम में मनाया गया है। जल्लीकट्टू की बात नहीं कर रहा हूँ, जल्लीकट्टू साउथ में होता है। अगला प्रश्न है यहाँ पे कि राष्ट्रीय परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनी लिमिटेड यानी NARCL की स्थापना बैंकों द्वारा भविष्य के समाधान के लिए तनावग्रस्त परिसंपत्तियां, जिसको हम लोग NPA कहते हैं, इसको एकत्र करने और समेकित करने के लिए की गई थी। तो यह स्टेटमेंट बिल्कुल ही सही है। और आगे बात करेंगे कि यह बैंकों और गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थानों से इक्विटी के माध्यम से धन का पूंजीकरण करती है, लेकिन एक नया ऋण जारी नहीं कर सकती है। तो ये इक्विटी के माध्यम से करती है क्या? बिल्कुल नहीं करती। इक्विटी द्वारा जो है कि नहीं करेगी, क्योंकि अगर आप देखोगे तो ये पूंजीकरण बैंकों का और गैर बैंकिंग वित्तीय से इक्विटीकरण मतलब कि अलग अलग तरीके से करती है। जो NBFC है उससे इक्विटी लेती है, बाकी से नहीं लेती है। तो दूसरा गलत है, पहला सही है, अर्थात सी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे। अगला प्रश्न है, प्रति चक्रवात के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह स्थिर वायुमंडलीय दशाओं और मंद पवनों के संकेतक होते हैं। दक्षिणी गोलार्ध में प्रति चक्रवात वामावर्त घूर्णन करते हैं। ध्यान देना, वामावर्त का मतलब होता है क्लॉकवाइज। सामान्यतः क्या होता है कि जो चक्रवात होते हैं वो आपके एंटी क्लॉकवाइज होते हैं। कहाँ पे? नॉर्थ गोलार्ध में। और साउथ गोलार्ध में क्या होते हैं? क्लॉकवाइज होती है। लेकिन जो वामावर्त वाली स्थिति होती है यानी एंटी क्लॉकवाइज, ये बिल्कुल सही है कि ये दक्षिणी गोलार्ध में क्लॉकवाइज घूमते हैं। और ये मंद पवनों के संकेतक होते हैं, हाई प्रेशर में धीरे धीरे जो हवाएं भरती हैं, असल में ये हाई प्रेशर से संबंधित होते हैं। तो 84 का सी हो जाएगा कि दोनों ही सही है। अगला यहाँ पे प्रश्न है कि हाल ही में सुर्खियों में रहे सरकारी ई बाजार यानी कि गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस कहते हैं, इसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हैं। और हमसे पूछा रहा है कौन सा सही नहीं है। जैसे पहला दे रहा है कि वित्त मंत्रालय गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के लिए नोडल मंत्रालय है क्या? तो वित्त मंत्रालय इसका नहीं है, बल्कि वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत जो वाणिज्य विभाग है ये इसके लिए जो है कि नोडल मंत्रालय के रूप में काम करता है। क्लियर हो गई बात? तो ये तो गलत हो गया कि वित्त मंत्रालय नहीं बल्कि वाणिज्य उद्योग मंत्रालय करता है काम। दूसरा है यह सार्वजनिक निजी भागीदारी यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर आधारित है क्या? यह भी गलत है। यह भी जो है कि बल्कि इसमें क्या होता है 100% जो है कि वाणिज्य विभाग की स्वामित्व होता है, अर्थात सरकारी स्वामित्व के अंतर्गत होता है। इसमें कोई प्राइवेट संस्था शामिल नहीं होती। गवर्नमेंट ई मार्केट प्लस पर प्रत्येक भाग खरीदारी कीमतों की तुलना करके बोली लगाकर और रिवर्स नीलामी माध्यम से की जाती है, तो यह भी गलत है। चौथा है गवर्नमेंट ई मार्केट प्लस पर मार्केट प्लेस उपलब्ध वस्तुओं और सेवाओं के मंत्रालय और केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की खरीदारी करना अनिवार्य है। ये बिल्कुल सही है। यानी इसमें जितने भी गवर्नमेंट सेक्टर है उनको जो है कि कंपलसरी है कि आप गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस से ही सामान को खरीदिए। तो ये चौथा ही केवल सही, बाकी 3 सही नहीं है, अर्थात आपका हो जाएगा केवल 3, यानी पहला दूसरा तीसरा आपका गलत है। नेक्स्ट है आपका मुद्रास्फीति सूचकांक बॉन्ड। मुद्रास्फीति सूचकांक बॉन्ड की बात करेंगे तो ये मूलधन और देय ब्याजों दोनों को सुरक्षा प्रदान करते हैं। विदेशी संस्थागत निवेशक FII IIB निवेश करने के लिए पात्र हैं। और IIB यानी कि जो इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड होते हैं ये रेपो लेन देन के लिए पात्र होते हैं क्या? तो यहाँ पे सभी तीनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर सही दिए गए हैं। ये अगला प्रश्न है आपका कार कौन सी? चलाने वाली कार नहीं, बल्कि कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो जिसे हम कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो अर्थात पूंजी पर्याप्तता अनुपात के बारे में बात की जा रही है। यह किसी बैंक की जोखिम भारित परिसंपत्तियों और वर्तमान देयताओं के संबंध में उनकी पूंजी का अनुपात होता है। दूसरा, भारतीय अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के लिए 8% कार बनाए रखना अनिवार्य है। तीसरा, टीयर 1 पूंजी और टीयर 2 पूंजी की तुलना में कम तरल होती है। यह बात गलत है। टीयर 2 जो पूंजी होती है वो ज्यादा तरल होती है टीयर 1 की अपेक्षा। और जो भारतीय वाणिज्यिक बैंकों को लगभग 12% कार को बनाए रखना जरूरी है। और ये जो तय होता है ये बेसल मानक के अंतर्गत तय होता है। तो ये भी गलत है, केवल पहला ही सही है, अर्थात केवल एक सही है। अगला 88 प्रश्न रामसर कन्वेंशन से संबंधित है। इसके बारे में पूछा है रामसर कन्वेंशन के बारे में। तो यह एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जो आर्द्र भूमियों के संरक्षण और उनके संधारणीय उपयोग हेतु एक फ्रेमवर्क प्रदान करती है। बिल्कुल सही बात है। भारत इस कन्वेंशन पर हस्ताक्षर करता है, यह भी बात सही है। और चिल्का झील और केवलादेव
अगर हम बात करें, चिल्का झील और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान रामसर कन्वेंशन के तहत संरक्षित है, यह भी सही है। असल में 2 फरवरी को जो है कि 2 फरवरी 1971 ईरान के रामसर शहर में जो है कि सम्मेलन हुआ था और इसीलिए आर्द्र भूमि दिवस हमारा 2 फरवरी से सेलिब्रेट किया था। और भारत ने इस पर 1 फरवरी 1982 को अपनी सहमति दे दी थी। कब दी थी? 1982 को। और अब तक भारत में टोटल 80 रामसर स्थल शामिल हो चुके हैं। कितने? 80 जो है कि रामसर स्थल हो चुके हैं। तो यहाँ पर तीनों ही स्टेटमेंट सही हैं। अगला प्रश्न है 89। हाल ही में सुर्खियों में रहे शब्दावली मिड जर्नी और डेल ई, ये किससे संबंधित है दोस्तों? मिड जर्नी और डेल ई, तो ये कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी एआई से संबंधित है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से। अगला प्रश्न है आपका 90 नंबर पे देखें, रिवॉर्ड की बात करें, रिवॉर्ड परियोजना के बारे में बात करेंगे। यह एशियाई विकास बैंक द्वारा सहायता प्राप्त बहुराज्यीय परियोजना है क्या? दूसरा, इसे आधुनिक वाटरशेड पद्धतियों को शुरू करने के लिए 1 दशक लंबी परियोजना के रूप में प्रस्तावित किया गया। तो कौन सा सही है? दोनों ही गलत है, क्योंकि जो रिवॉर्ड है ये स्पेशली एशियाई डेवलपमेंट बैंक यानी एडीबी के द्वारा नहीं बल्कि वर्ल्ड बैंक के द्वारा शुरू किया गया, पहली चीज। और दूसरा, अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप देखोगे कि 1 दशक लंबी नहीं है बल्कि केवल 6 वर्षों के लिए 2021 से लेकर 2026 तक ही है, केवल 6 वर्षों के लिए दी गई वाटरशेड कार्यक्रम के लिए। ठीक है, तो कार्यक्रम तो सही है आधुनिक वाटरशेड की, लेकिन ये 10 वर्षों के लिए नहीं बल्कि 6 वर्षों के लिए। तो इसलिए आप देखोगे ना तो पहला सही है ना ही दूसरा सही है। अगला प्रश्न है यहाँ पे, ये किसी एक वायसराय के मतलब व्यक्ति के बारे में पूछ रहा है। उन्हें 1920 में उन्हें वायसराय की कार्यकारिणी परिषद के विधि सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया था। सिंपल है, प्रश्न का उत्तर निकला है पहली लाइन से। अगर आपको ध्यान से समझ में आ गया होगा कि तेज बहादुर सप्रू, जब 1919 के अधिनियम के द्वारा ये कहा गया कि इसकी बैठक को जो है कि बढ़ाया जाएगा मतलब कार्यकारी परिषद की, तो उस समय जो है कि तेज बहादुर सप्रू जी की सदस्यता में जो है कि विधि सदस्य के रूप में इनको नियुक्त किया गया था। इसलिए इसका बी ऑप्शन हो जाएगा आपका तेज बहादुर सप्रू। अगला प्रश्न है आपका 92। संविधान मंत्रियों को उनके आधिकारिक कार्यों के लिए कोई उन्मुक्ति प्रदान नहीं करता क्या? कि अगर वो कोई भी आधिकारिक कार्य कर रहे हैं तो क्या उसके लिए कोई छूट प्रदान करता है कि नहीं करता है? तो हम कह सकते हैं कि यह बात बिल्कुल सही है। मंत्री अपने आधिकारिक कृत्यों के लिए न्यायालयों में उत्तरदायी ठहराए जा सकते हैं, ठीक है, अपने आधिकारिक कार्यों के लिए नहीं ठहराए सकते। यही जो है कि उनका क्या होता है, एक तरीके से व्यक्तिगत विशेषाधिकार होता है कि अगर वो कोई भी आधिकारिक कार्य कर रहे हैं खासकर संसद के अंदर, तो वो न्यायालय में जो है कि नहीं ठहराए जाएंगे। तीसरा है, संविधान सिविल सेवकों को आधिकारिक अनुबंधों के लिए व्यक्तिगत उन्मुक्ति प्रदान करता है क्या? तो बिल्कुल सही बात है। हालांकि राज्य सिविल सेवकों की नियुक्ति संबंधित राज्यपालों द्वारा की जाती है, किंतु वे राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं क्या? तो यहाँ पे चौथा भी गलत है। किसी भी राज्य की सिविल सेवाओं के सदस्य राज्यपाल द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, लेकिन वो राज्यपाल के ही प्रसाद पर्यंत पद धारण करेंगे। अगर मैं कहूँ यूपीएससी की बात करूँ, जो संघ लोक सेवा आयोग से निकलते हैं, जैसे आईएएस हो गया, आईपीएस हो गया, इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है और ये उसी के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। लेकिन जो स्टेट पीसीएस जैसे यूपी पीसीएस, बिहार पीसीएस, एमपी पीसीएस, यहाँ से जो अधिकारी बनेगा उसे राज्यपाल ही नियुक्त करेगा और राज्यपाल के ही प्रसाद पर्यंत पद धारण करेगा। तो इसलिए यह भी गलत है। तो इस आधार पे आप देखोगे कि इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, केवल 2 स्टेटमेंट ही सही थे। और कौन से सही थे वो मैंने आपको बता दिए। अगला प्रश्न यहाँ पे सीडीबीसी की बात करेंगे, सेंट्रल बैंकिंग डिजिटल करेंसी के बारे में। सीबीडीसी का उपयोग करने के लिए बैंक खाता होना अनिवार्य है, पहली चीज। सीबीडीसी का कोई अंतर्भूत मूल्य नहीं होता है और खुदरा सीबीडीसी की तरह थोक सीबीडीसी संभावित रूप से सभी के उपयोग हेतु उपलब्ध हो सकती है कि नहीं। तो यहाँ पर आप देखोगे कि केवल एक ही स्टेटमेंट सही है। और वो कौन सा स्टेटमेंट सही है? आपका पहला स्टेटमेंट यहाँ पे नहीं है, क्योंकि हर किसी के पास बैंक खाता अनिवार्य होना जरूरी नहीं है सीबीडीसी के लिए। लेकिन दूसरे स्टेटमेंट की अगर हम बात करें तो दूसरा स्टेटमेंट सही है, क्योंकि इसका कोई अंतर्भूत मूल्य नहीं होता है। और तीसरा स्टेटमेंट भी यहाँ पर गलत होता है, ठीक है, तीसरा स्टेटमेंट भी यहाँ पे गलत है। तो केवल एक ही सही है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 94 नंबर पे अगर हम देखते हैं, फकीर विद्रोह के बारे में बात करेंगे हम दोस्तों। फकीर विद्रोह, ठीक है, फकीर विद्रोह की बात करें तो मदारी फकीर अपनी उत्पत्ति शाह ए मदार द्वारा प्रारंभ किए गए सूफी संप्रदाय से मानते हैं। उन्हें मुगल काल के दौरान कर मुक्त भू संपत्ति प्राप्त थी और वे सशस्त्र अनुयायी रखते थे। और उन्होंने काश्तकारी मुक्त भूमि और व्यापारिक मार्गों पर नियंत्रण के लिए 10 नामी सन्यासियों के विरुद्ध लड़ाई भी लड़ी थी। तो यहाँ पर ये तीसरा स्टेटमेंट सही है, बाकी पहला और दूसरा सही है, ठीक है, तो केवल 2 हो जाएगा। 95 नंबर पे देखें, मध्यकालीन भारत के व्यक्तित्व के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि ये किसके बारे में बात कर रहा है।
ये जो स्टेटमेंट दिया जा रहा है कि उसने यशोधर्मन के साथ गठबंधन किया और तिब्बतियों को पराजित भी किया था, ठीक है। वहीं वह अपने राज्य की उत्तरी और उत्तर पश्चिमी सीमा और पर्वतीय जनजातियों के विरुद्ध सफल रहा। यशोधर्मन के विरुद्ध उसके अभियान ने उसे कन्नौज का शासक बना दिया। गौड़ के राजा के बिना किसी लड़ाई के उसकी अधीनता स्वीकार कर ली थी, ठीक है। बिना किसी लड़ाई के ही उसने अधीनता स्वीकार कर ली उसके। तो ये ललितादित्य के बारे में बात की जा रही है। किसके? ललितादित्य के बारे में बात की जा रही है। अगला प्रश्न है आपका 96 है, जिसे हम लोग कहेंगे यहाँ पे प्रश्न नंबर है इकोसैन। इकोसैन के बारे में अगर हम बात करें, इकोसैन शौचालय क्या होता है? लीच पिट शौचालय के विपरीत इकोसैन शौचालय एक बंद प्रणाली होती है जिसमें जल की आवश्यकता ही नहीं होती है। ये बात तो अच्छी है। और यह मल को पोषक तत्वों में परिवर्तित करता है और इस प्रकार कृषि के लिए मूल्यवान संसाधन के रूप में कार्य करता है। यह भी सही है। तो दोनों ही स्टेटमेंट सही हो जाएगा। अगला है, यदि जयपुर का कोई व्यक्ति तमिलनाडु में डोडा बेट्टा पर्वत की यात्रा करना चाहता है तो उसके द्वारा पारगमन के लिए न्यूनतम राज्य कौन कौन से हैं? स्रोत आपको बताने हैं, स्रोत और गंतव्य राज्यों के अतिरिक्त। तो आप देखोगे न्यूनतम जो है कि 3 राज्यों को जो है कि आपको फॉलो करना ही पड़ेगा, जिसमें कि आप राजस्थान से निकलोगे। अच्छा, यहाँ पे कह रहा है कि स्रोत और गंतव्य, यानी कि जहां जाना है और जहां से निकल रहे हो उसको छोड़ दो। अर्थात राजस्थान से निकल रहा हो, तमिलनाडु जाना है, इन 2 राज्यों को छोड़ोगे तो राजस्थान से निकलोगे एमपी, एमपी से महाराष्ट्र, महाराष्ट्र से कर्नाटक, कर्नाटक से सीधे तमिलनाडु। तो एमपी, महाराष्ट्र, कर्नाटक, ये 3 ऐसे राज्य हैं जहां पे आपको गुजरना पड़ेगा। तो न्यूनतम 3 राज्य आपको चाहिए। नेक्स्ट है आपका चिराला पिराला आंदोलन के संदर्भ में बात करेंगे। तो यहाँ पर देखोगे कि आंध्र प्रदेश में चिराला पिराला के निवासियों ने कर अदा न करने से इनकार कर दिया और शहर छोड़ दिया था। यह आंदोलन उससे समय था, बिल्कुल सही बात है। दूसरा, चिराला पिराला आंदोलन का नेतृत्व अल्लूरी सीताराम राजू ने किया था क्या? तो ऐसा नहीं है। इसका जो नेतृत्व करता थे वो दुग्गीराला गोपाल कृष्णैया थे। कौन? और जिनको आंध्र रत्न से भी सम्मानित किया गया है। तो दूसरा गलत है, तो केवल पहला ही सही है। 99 नंबर पे देखेंगे, अंतर्राज्यीय वित्तीय संबंधों के संदर्भ में आर्टिकल नंबर 282 के तहत संघ वित्तीय अनुदान दे सकता है। किसे दे सकता है भाई? किसी भी लोक प्रयोजन के लिए वो अनुदान दे सकता है राज्यों को। और अगला और आखिरी हमारा प्रश्न है यूपीएससी, जिसकी आप तैयारी कर रहे हो, यूपीएससी से संबंधित प्रश्न है। संविधान में आयोग की संख्या को निर्दिष्ट नहीं किया गया, इसे संसद के विवेक पर छोड़ दिया गया है। यूपीएससी प्रतिवर्ष संसद में अपने कार्यों की एक रिपोर्ट प्रस्तुत करती है जिसे संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखा जाता है। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे दोनों ही स्टेटमेंट गलत है। क्यों मैंने कहा? क्योंकि दूसरे स्टेटमेंट को अगर आप देखो, यूपीएससी प्रतिवर्ष रिपोर्ट तो देता है लेकिन वो संसद को नहीं देता, बल्कि वो क्या करता है, अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपता है और राष्ट्रपति फिर उसे संसद के पटल पर रखवाता है और उस पर विचार विमर्श करवाता है, लेकिन वो राष्ट्रपति के पास जाती है रिपोर्ट। दूसरा गलत। पहला, इसमें आयोग की संख्या को निर्दिष्ट नहीं किया, ये तो बात सही है, लेकिन संसद के विवेक पर नहीं छोड़ा गया दोस्तों, ये छोड़ा गया राष्ट्रपति के विवेक पे। नहीं तो ये यूपीएससी की भी बंटाधार कर देंगे अगर संसद के ऊपर छोड़ दिया गया। तो ये भी गलत है, ये भी गलत है, दोनों ही स्टेटमेंट गलत है, इसलिए डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीजें आपको जो है कि समझ में आ गई होंगी और इसी तरीके से इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी थोड़ी देर में, क्लास अपलोड होने के बाद ही। और यहाँ पर आप इसकी पूरे एक्सप्लेनेशन को पूरा डिटेल से पढ़ सकते हो, अपने टॉपिक को और क्लियर कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कर देना दोस्तों। चैनल पे पहली बार हो तो इसे फॉलो कर लेना। और पीडीएफ कहाँ पे मिलेगी? ग्लैंस एकेडमी टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, आप उसे ज्वाइन कर लो, वहां पर उसकी पीडीएफ मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।